हेलो मेरे शेयर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कास्टिंग चैप्टर को। और ये कास्टिंग का हो जाएगा लेक्चर नंबर हम लोग का 4th। पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग का हेल्थ कैसा है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो भी आप बैक एंड में सब्जेक्ट को क्लियर कर रही हो, पढ़ लिए हो, उसका आप लोग प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना आप लोग के लिए 2-3 चीज़ें हमेशा आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, और मैं ट्राई भी करता हूँ कि विद इन 10 लेक्चर या फिर 15 लेक्चर के बाद ये सारा चीज़ मैं आपको रिकॉल करा दूँ। ठीक है, क्या होता है भाई, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट मेनली होता है। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का हेल्थ ध्यान में आप लोग रखना। मैं सारे वो अच्छे स्टूडेंट को लेकर बोल रहा हूँ जो कि बहुत ही मेहनती है, और आप लोग सभी काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ते हो। तो आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ हेल्थ का आप लोग ध्यान रखना। हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रिक नहीं अब जान माना है। देखो होता क्या है ना कि इस टाइम पीरियड में जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप कोई अच्छा एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, उस टाइम पीरियड में आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड टीचर से रहते हो उतना और किसी से नहीं रहते हो। यहाँ तक कि अपना मम्मी पापा से भी उतना शेयर नहीं करते हो बातें। बस एक लिमिट टाइम में आप मतलब टाइम को उन लोग के साथ बिताते हो। ठीक है, अदरवाइज आप फ्रेंड के साथ रहोगे तो फ्रेंड तो खुद इसी कंपटीशन में है, तो वो तो अपने खुद ही भाई इस कंपटीशन में शामिल है, तो वो आपको क्या बताएगा। बाकी ज़्यादा किसी से कनेक्टेड नहीं, तो सोशल मीडिया तो आपको बिगाड़ता ही है, जहाँ तक बोल लो, टाइम भी वेस्ट होता है। तो बचा आपका टीचर। तो मेरा ये मानना आज के टाइम पे कि बिकॉज जब हम लोग पढ़ते थे ना, तब क्या करते थे, मैं भी ऐसा था कि भाई पढ़ रहा हूँ, बज गया 6 बज गया, 7 बजे सुबह से लेकर ब्रश नहीं किए हैं, 6 शाम हो गया। हम लोग कभी कभी 7 बजे 8 बजे रात को ब्रश करते थे। क्यों भाई, क्योंकि पढ़ना है। पढ़ते थे क्योंकि हम लोग उसी समय गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी रिसर्च का करते थे। 6 घंटा 8 घंटा का लेक्चर आता था, तो टीचर ये सारा चीज़ कभी बताता नहीं था हम लोग को। ठीक है, बाद में अभी हम लोग को पता चलता कि उससे जब कभी हम लोग का हेल्थ बिगड़ जाता था तो कितना घाटा होता था। ठीक है, और बहुत बार हेल्थ बिगड़ता था बिकॉज हम लोग टाइमली खाना नहीं खाते थे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे, स्लीपिंग टाइम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता था। कभी सोते, कभी उठ गए, कभी 4 घंटा, कभी 2 घंटा सोए, कभी 4 घंटा सोए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग का प्रॉब्लम होता था और पढ़ाई में इफेक्ट पड़ता था। तो टीचर कभी इस चीज़ के बारे में बताता ही नहीं था, हम लोग को बस बोलता था पढ़ो और जाओ। तो मेरा आज के टाइम में मानना ये है, बिकॉज आप लोग खुद ही ये एज्यूम कर सकते हो कि आप सबसे ज़्यादा किसके साथ टाइम बिताते हो, या तो पढ़ाई में, वीडियो देख के, लेक्चर देख के, अदरवाइज उसके अलावा रिविजन करने, मतलब पढ़ाई में सबसे ज़्यादा रहता है। और किसी आदमी से, अगर ह्यूमन बीइंग से बोलेंगे, अगर कनेक्ट रहे तो सबसे ज़्यादा तो वो आपका टीचर्स है। तो अभी के टाइम पे मेरा ये मानना है कि हर टीचर को स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाने के अलावे कैसे पढ़ना चाहिए, स्ट्रेस कैसे दूर रखना चाहिए, कितने अपने आप को फिट रखना चाहिए, थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं फिट करना कि भाई पूरा 6 पैक्स एब्स बना लो, बट इतना फिट ताकि आपका हेल्थ बिगड़े ना, ताकि आपका पढ़ाई में उसका इफेक्ट ना पड़े, एग्जाम में असर ना पड़े। इसको लेकर मैं उतना ही आपको बताऊंगा। तो एक तो होता है हेल्थ आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और दूसरा चीज़ होना चाहिए आप रिवीजन करो। जो आप पढ़ो ना, पढ़ते जाओ। ये नहीं कि आप 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हो। जैसे मान लो अभी आप प्रोडक्शन क्लियर कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तो इससे पहले आप थर्मो पढ़ लिए होंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए होंगे, टॉम पढ़ लिए होंगे। 2 सब्जेक्ट, मान लो 2 ही सब्जेक्ट आप क्लियर कर चुके होंगे। अब इन दोनों को अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, आप एक टाइम पढ़ लियो, बहुत अच्छे से पढ़ लियो, लेकिन जब आप 2-3 महीना तक नहीं पढ़ोगे और दूसरा सब्जेक्ट क्लियर करते जाओगे, टॉम अभी प्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा, फिर मटेरियल साइंस पढ़ोगे, उसको क्लियर करते जाओगे, और तुम पढ़ते जाओगे, रिविजन करोगे ही नहीं। होगा क्या, जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाओगे ना, या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, टेस्ट लगाओगे, तो होगा क्या, आप क्वेश्चन में फंसिएगा, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बिकॉज किसी भी एग्जाम का ये पैटर्न होता है ना कि एक जो क्वेश्चन रहता है, उसका जो ऑप्शन रहता है ए बी सी डी, वो इस तरह सेट किया जाता है, किसी भी 2 ऑप्शन आपस में क्लैश करता है, यानी कि आपको लगेगा कि भाई इसका आंसर दोनों होना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट रहता है, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन लगा लोगे, बट कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और वो पढ़ा हुआ रहेगा फिर भी क्रिएट करेगा। क्यों, बिकॉज उसको आप रिवीजन नहीं किए हो। इसीलिए आप लोग प्लीज रिवीजन करना, जो भी आप पढ़ लिए हो उसका आप लोग रिवीजन करना। एक वीक में, किसी भी एक सप्ताह में आप 2 दिन निकालो, किसी भी, वो भी नाइट में, दिन भर नहीं, नाइट में निकालो। और नाइट में आप मान लो 10 बजे बैठो या 8 बजे बैठो, 8 से लेकर 3-4 घंटा तक, ठीक है, या तो आप 12 बजे तक पढ़ लो, इतना इनफ है, आप रिवीजन पूरा कर लोगे। जो आप लगभग 30 क्लास, अगर 30 घंटा का, 30 आवर का भी आप लेक्चर होगा ना, तो उसका पीपीटी क्रिएट किए होंगे, या तो पीपीटी बना होगा या फिर खुद से आप नोट्स बनाए होंगे, तो उसको पढ़ने में 3 से 4 घंटा में कंप्लीट आप रिवीजन अच्छा से कर सकते हो। उसमें भी आप टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो, जो टॉपिक काफी ईजी है उसको फट से निकाल लो, और जो टॉपिक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है समझने में, या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डेरिवेशन वाला, उसको आप वीवीआई करके नोट या फिर स्टार लगा लो, और उसको फिर बाद में कभी देख लेना एक बार।
जब आपको फ्री टाइम मिलता है, भाई अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे मान लो पेरेंट्स के साथ टाइम आप बिता रहे हो, तो उस टाइम वो आपका शॉर्ट नोट रहेगा, उसको आप देखो थोड़ा थोड़ा, राइट। तो इस तरह करके आप रिवीजन कर सकते हो। पहला चीज तो क्या बात है, हेल्थ पे बात। हेल्थ पे देखो, अभी ना तो आप डॉक्टर से मिलोगे और ना किसी से करोगे, तो बस दो ही चीज का आप ध्यान रखना, एक तो आपको स्लीप का ध्यान रखना है, स्लीप मोड का, और सेकंड चीज फूड का, बस। अब कैसे सर, स्लीप मोड का क्या, देखो भाई आप इंजीनियर हो, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, ये बस बकवास बात है कि भाई सुबह को उठने से ही अच्छा पढ़ाई होता है। जो बच्चा सुबह में उठ लेता है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सुबह बच्चा 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ लेता है, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता। देखो सुबह क्यों आइडियल माना जाता है, टाइम आइडियल इसलिए माना जाता है बिकॉज सुबह के टाइम पे हो हल्ला होता नहीं है, ठीक है, ना तो साउंड का कोई पोल्यूशन क्रिएट होता है, कोई भी, ना तो गाड़ी वगैरह चलता है, ना म्यूजिक चलता है, ना हल्ला वगैरह आता है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। बट मैटर ये करता है कि हम लोग इंजीनियर्स हैं, राइट, हम लोग को लेट नाइट जग की आदत है, तो जो बच्चा जग सकता है, मॉर्निंग में उठ सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसको नहीं अगर जगने का आदत है, तो भाई वो अगर जबरदस्ती भी ट्राई भी करेगा ना, तो 4 बजे उठ जाएगा, उसका आंख जलेगा, उसको नींद लगेगा, जबरदस्ती कैसे पढ़े, तो होगा नहीं। तो मत ट्राई भी मत कीजिएगा। एकदम आइडियल टाइम, आप किसी भी टाइम पढ़ोगे ना इंजीनियर्स के लिए, वो आपका इफेक्टिव रहता है, ठीक है। आप रात में ही पढ़ो, रात में भी तो कहाँ हल्ला वगैरह होता है, पूरा शांत रहता है, तो आप रात में पढ़ो, 3-4 बजे तक पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये कहना है, स्लीप मोड को सुधारने का मतलब ये है कि आप मिनिमम 7 घंटा का नींद जरूर लेना, 6 से 7 घंटा, अगर इससे भी कम करोगे तो ठीक है, इससे तो कम आपको लेना ही नहीं है। बट मैं कहना चाह रहा हूं कि इस टाइम पीरियड में जब सोओगे तो आपको गहरा नींद आना चाहिए। अब बोलेंगे सर हम कैसे, कोई मीटर होता है क्या जिसे हम मेजर करेंगे गहरा नींद आया? देखो ये ऐसा कुछ नहीं करना। कैसे आपको पता चलेगा गहरा नींद है, मैं आपको बता रहा हूं। लेट सपोज आप 12 बजे सोए, एग्जाम्पल के तौर पे आप 12 बजे रात को सो गए, तो डायरेक्ट आपका नींद खुला 6 बजे, इट मीन्स या 7 बजे, तो 6 और 7 में जो मॉर्निंग में आपका नींद खुला ना, डायरेक्ट अगर खुला तो समझ लो आपको नींद अच्छा आया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लड़का 12 बजे सो जाता है, लेकिन फिर टाइम देख रहा कि 1 बज गया नींद नहीं आया, फिर 2 बज गया नींद नहीं आया, 4 बज गया नींद नहीं आया, बार बार आपका नींद ब्रेक होता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको पूरी तरह से रिलैक्स नहीं मिल पाता, बॉडी को, ना आइज को, ना माइंड को। तो आपको सबको रिलैक्स थोड़ा करना, इसलिए एक अच्छा साउंड स्लीप लेना है आपको। अब ये कभी भी हो सकता है आप 3 बजे सो, ठीक है, 3 बजे मॉर्निंग में सो, तो आप भाई उस टाइम पीरियड में आप समझ लो कि भाई मुझे 10 बजे उठना है, इस टाइम पीरियड में लगा लो, ठीक है। कोई बच्चा भाई 6 बजे अगर शाम को सुबह सोता है, एकदम सुबह रात भर पढ़ा है, तो उस टाइम पीरियड में आप सोचो भाई 6 बजे सोए हैं तो हमको उठना है 1-2 बजे। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि 6-7 घंटा का नींद होना चाहिए, प्रॉपर नींद होना चाहिए, उस टाइम पीरियड में कोई डिस्टर्ब ना करे, वैसा नींद होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। और दूसरा चीज फूड का ट्राई करना, अगर आप लोग टाइमली खाना खा लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम मिले थोड़ा सा ब्रश करके आप कुछ खा लो, थोड़ा फिर से थोड़ा थोड़ा खा लो, कम कम खा लो बट खा लो। तो बस थोड़ा खाने में ध्यान रहना, और आप लोग हेल्थ में, मैंने कहा है खाने में और सोने में, बस ये जो दोनों का ध्यान रखिएगा। और रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप करते रहिएगा। और बाकी कॉन्फिडेंट तो रहना ही रहना, ऑब्वियसली बात। आप यहाँ तक अगर तैयारी कर रहे हो, आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा तभी ना कर रहे हो, तो आप तेज हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट रखना बस। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है, ना तो बिलो कॉन्फिडेंट जाना है कि मुझे कुछ नहीं आता या फिर मुझे बहुत आता है, इन दोनों कंडीशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपको एक ऑप्टिमम कंडीशन में रहना चाहिए कि मुझे आता है, मुझे ये है, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मुझे कुछ पता है, बस ये मुझे पता, तभी ना आप यहाँ पे हो। बस आपको कॉन्फिडेंट रखना, प्रिपरेशन करना। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप सिम्मत जान लो कि भाई उसको समझा नहीं पा रहे, या तो टीचर अच्छा नहीं है, या फिर हम समझने में कुछ लापरवाही कर रहे हैं, हमको अच्छा से समझ नहीं आ रहा, तो 2-4 एग्जाम्पल देखिए समझाने का। और प्रोडक्शन को बहुत ही अच्छा तरीका से, एकदम आपको जिस तरह प्यार आ जाएगा ना, उसी तरह आपको लव हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आपकी गर्लफ्रेंड प्रोडक्शन होने वाला है। मैं जो भी सब्जेक्ट लूंगा बहुत ही अच्छे से डील करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज मेरा यहाँ पे एज ए टीचर नहीं, मैं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे चूंकि ये इंटरेस्ट है काफ़ी अच्छी तरीक़ा से। मैं क्लास में भी, मैं अभी का आदत नहीं है, जब मैं क्लास में जाता था ना तभी ये मेरा आदत था पहले से ही कि मान लो आज मोटर पढ़ाई होने वाला है आपका कॉलेज में, ठीक है, तो मैं क्या करता था, मोटर पहले से ही ले आता था कहीं से भी खरीद के, फिर किसी तरह करके। और मुझे एक्चुअल जानना था कि आखिर मोटर कैसे काम करेगा। तो जब भी मोटर स्टडी होता था तो मैं मोटर खुद ले आता था, मुझे टीचर वहाँ भी हम लोग का प्रैक्टिकल होता था, बट फिर भी मेरे हैंड में रहता था और बताता सर ऐसे साफ्ट होता है तो कैसे क्या होता है, एक्सेल होता, सब चीज मुझे बताइए, एक्सेल गियर सब चीज। मैं A-Z ट्राई करता था, सिलेंडर पिस्टन जो बाइक में होता वो मैं खुद लेके जाता था, या फिर टीचर कभी तो बोलता था, हमेशा स्टूडेंट को पता चल गया था भाई ये तो लाएगा ही लाएगा। तो मैं कुछ, बिकॉज आप पूरा का पूरा इंजीनियरिंग देखोगे ना, सबको आप फील कर सकते हो, जहाँ थर्मो टॉम सोम ये सभी चीजों को आप फील कर सकते हो, क्योंकि ये रियल लाइफ में होता है, ठीक है। कोई कंप्यूटर साइंस नहीं है कि कोडिंग वगैरह को आप फील ही नहीं कर सकते हो, बस आपको कोड करना है, उसका रिजल्ट देखने को मिलता है अच्छा, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज नहीं है। लेकिन इसका आप रियल लाइफ में यूज देख सकते हो। हीट ट्रांसफर होता है, आपको ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, क्या हीट ट्रांसफर ही है। प्रोडक्शन में आप इतना मशीन वगैरह यूज करते हो, आप मोबाइल यूज करते हो, लेपी यूज करते हो,
कंप्यूटर यूज़ करते हो, बाइक यूज़ करते हो, साइकिल यूज़ करते हो, हर जगह पे आपको सभी चीज़ देखने को मिलता है, ये सभी प्रोडक्ट देखने को मिलता है, मशीनिंग जो होता है, मैकेनिज्म होता है, सब चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, आपको कभी भी इसको प्रेशर में लेके नहीं पढ़ना, बस ट्राई कीजिएगा समझने का, जितना हो सके आप ये समझिएगा कि भाई मुझे समझ में आया कि नहीं। टीचर को तो पता है उसको, लेकिन आपको समझ आया कि नहीं। अगर कहीं नहीं भी आएगा आपको समझ, तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ, आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, आपको मिल जाएगा सारा चीज़, लिंक वगैरह, वहाँ से आप कनेक्ट करके मुझे पूछ सकते हो फिर पढ़ाई कैसे करना है, रिविजन कैसे करना है, कोई भी चीज़ का अगर पर्सनली प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा और टेक्स्ट कीजिएगा, जैसे हो सके मैं आपसे जरूर आप लोग को हेल्प करूँगा, राइट। खैर देखो, मैं ये क्यों बोलता हूँ आप लोग को, मैं भी आई होप सो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा मैं क्यों बता रहा, बिकॉज मुझे पता कि ये सारा चीज़ क्यों बताया जाता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैं जब था तब मुझे लगता था कि यार ये वाला चीज़ तो कोई बताया ही नहीं, कभी अगर थोड़ा सा कोई बताता मेरे बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग का होता था कि मेस में जैसे खाना मिलता था, हम लोग का तबीयत वगैरह खराब हो जाता था, सोते थे तो भाई पढ़ाई के चक्कर में हम लोग सही टाइम पे सोते नहीं थे, बोलते थे भाई 2 बजे सो रहे हैं रात को तो मुझे 4 बजे उठा देना, मुझे पढ़ना। इस टाइम का एक जुनून था हम लोग का, राइट, कि कुछ करना इस टाइप से पीरियड में। तो उस चक्कर में क्या होता था कि हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाए, ना तो खाने का ध्यान दे रहे खाने, और बाद में जब हम लोग का हेल्थ बिगड़ता था तो उसके चलते और ज़्यादा घाटा होता था। सोचो कि हम लोग उतना नहीं सोते थे भाई कहीं उसमें मेरा टाइम ना बर्बाद हो जाए, कि भाई सो जाएंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पीरियड के चक्कर में हम लोग का सप्ताह भर मेरा हेल्थ के चलते बर्बाद हो जाता, सभी का, अधिकतर बच्चों का कभी ना कभी हो ही जाता था। कुछ ऐसा तो जिसका तबीयत नहीं खराब होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर सही टाइम में आप खाना नहीं खाओगे, सोओगे सही टाइम में नहीं, तो हेल्थ तो बिगड़ना ही बिगड़ना है ना। तो क्योंकि देखो, मान लो आपका, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, आपका तबीयत खराब हुआ 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन आपका तबीयत खराब हुआ। अब 3 से 4 दिन तबीयत खराब हुआ तो आप पढ़ नहीं सकते, जबरदस्ती कितना ट्राई करोगे, वो तो भाई रटने वाला चीज हो गया। कोई बच्चा नहीं होता कि नहीं मैं फिर भी पढ़ूंगा। हाँ, अगर आपको मन लग रहा है कोई चीज इजी है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि तबीयत खराब टाइम में आपको वो जबरदस्ती वाला फील हो गया, क्योंकि आपका फीवर है, आप सही तरह से माइंड आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे करो, फीवर या फिर कोई भी और बीमारी ले लो। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग को होता है अधिकतर क्या होता है, फ्लू हो सकता है, डिफरेंट तरह का फ्लू आ जाता है, या फीवर हो सकता है, कोल्ड कफ हो सकता है, ये सभी चीज होता है। तो 3-4 दिन आपका तबीयत खराब हो गया, रिकवरी होने में और 3-4 दिन ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे लगभग आपका 7 से 8 दिन आपका लॉस हो गया, 8 दिन लॉस हो गया। और दूसरा चीज ये, तो 7 से 8 दिन हम लोग पढ़ाई नहीं किए ना, आपको पता है कभी आप अगर घर चल जाइएगा हॉस्टल से, ये टाइम पीरियड में आप देखोगे कॉलेज में जब रिटर्न आते हो ना, तो 2-3 दिन पढ़ने का मन ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि आप फैमिली से दूर हो, फैमिली से आ गए अचानक, तो मन नहीं करता है, और ट्रैक में लाने में बड़ा दिक्कत होता है। एक बार पढ़ाई छोड़ दोगे, ट्रैक में आने में बड़ा दिक्कत होता है। तो आप समझ लो कि 10 दिन बर्बाद हो गया। और अगर हर दिन आप, चलो मान लेते हैं हम, आप 6 आवर भी मिनिमम 6 घंटा तो कोई भी बच्चा पढ़ ही लेता होगा, ठीक है, 6 आवर आप पढ़ रहे हो, तो 6 आवर मिनिमम, कम से कम बोल रहे 10 घंटा भी ले सकते हो, 6 घंटा भी ले सकते हो, ठीक है, 6 आवर पढ़ रहे हो। और आप समझ लो भाई एक ही सप्ताह मान लेते हैं 6 डे, ठीक है, तो आपका लगभग 42 आवर बर्बाद हो गया। समझ लो 42 आवर में कंप्लीट एक आप सब्जेक्ट को पूरा का पूरा देख के क्लियर कर सकते हो, देख के, रिवीजन का बात तो नहीं मैं कर रहा हूं, ठीक है, एक पूरा का पूरा लेक्चर जैसे प्रोडक्शन का आप कंप्लीट देख सकते हो एक टाइम पीरियड में, ठीक है, आधा तो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हेल्थ। तो हेल्थ का ध्यान रखने, बस थोड़ा सा आराम से 6-7 घंटा सोइएगा, ट्राई कीजिएगा टाइमली थोड़ा खाना खा ले, हर जैसे मॉर्निंग में खा ले 10 बजे तक, एक बार आप 1-2 बजे तक खा लो, और उसके बाद एक नाइट में खा लो, 2 टाइम भी खा सकते हो, जैसे हम लोग 2 टाइम भी खाते थे, 1-2 बजे एक बार खा लिए और एक बार रात को खा लिए, सुबह में नाश्ता सा चाय वगैरह कुछ पी लिए, और नहीं भी चाय पिए तो कोई बात नहीं, आप कुछ नाश्ता बिस्किट वगैरह खा लेना, कुछ भी चीज़ हो, फ्रूट वगैरह हो सके तो वो भी खा सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है आपका किस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी खा के रह सकते हो भाई, माइंड आपका काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई ये सबसे, बस हेल्थ के लेकर मैं आपको सोच रहा हूँ। चलो, तो भाई हम लोग अभी पढ़ रहे थे पैटर्न में जो डिफरेंट तरह का अलाउंसेस देते हैं उसके बारे में। मैंने आपको 5 तरह का अलाउंसेस के बारे में बताया था, तो जिसमें से एक अलाउंस के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया हूँ, थ्योरी बता दिया हूँ, डायग्राम के थ्रू में आपको समझाया हूँ कि कैसे श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस जो पहला था वो कैसे होता है, अलग अलग फेज जब चेंज करता है उसमें वो कैसे वो श्रिंक करता है, वॉल्यूम श्रिंक करता है जब मेरा डेंसिटी बढ़ते जाता है, जब वो सोलिडिफाई होता है, राइट। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखे जो कि प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया वेरियस एग्जाम्स में। नाउ अब हम लोग बात करने वाले रिमेनिंग जो 4 बचा हुआ आपका अलाउंस है उस सब के बारे में। काफी अच्छा रहेगा और इजी है, सभी आज ही लेक्चर हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले लेट मी स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लो, कर्टेसी हम लोग का है, ठीक है। माय नेम उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेईई आरआरबी जेईई स्टेट एज एंड पीएसयू एग्जाम्स।
mentored more than 20,000 students, 4-year plus online teaching experience in the field of mechanical engineering, 2-time GATE qualified with all India rank 500, also SSC JEE, RRB JEE, UPSC qualified, ठीक है, इंक्लूडिंग इन 2019 जो मैंने RRB JEE SSC JEE क्वालिफाई किया था चेक करने के लिए भाई कैसा पैटर्न वगैरह आ रहा, मुझे लगा चलो एक बार देख ही लेते प्रेशर कितना फील होता है क्या नहीं होता। तो मैं वो चीज़ को भी देखो क्या होता है ना, मैं बहुत सारे स्टेट वाले स्टूडेंट से वगैरह बात करता हूँ, मैं खुद अपियर होता हूँ एग्जाम्स में, देखते कि भाई जब बच्चा स्टूडेंट रहता तब क्या प्रेशर होता है, जब आप पढ़ लेते हो बहुत सारा चीज़ तब क्या प्रेशर होता है। एक्चुअल में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है, और जो लड़का जो गलती करता है ना या फिर अब अटेंड नहीं कर पाते हो आते हुए क्वेश्चन को भी, वो ड्यू टू प्रेशर होता है। वो प्रेशर का फील होता है ना जब आपका, ऑब्वियसली बात है भाई आप लोग इतना मेहनत करो तो एक ड्रीम रहता है ना कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर टाइम मेरा चल जाएगा, फिर नहीं होगा तो फिर क्या होगा फ्यूचर में। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा मत सोचना। हम मानते हैं कि इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, भाई कैसे नहीं थिंकिंग आएगा सर, ऑब्वियसली थिंक करेगा कोई भी वास्ते भाई घर पर परिवार का प्रेशर इतना रहता है, कितना मेहनत करके पढ़ रहे हो, पैसा का आज के टाइम पे इतना बेरोजगारी है ना, इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, तो मैं कितना मुश्किल से आपको फैमिली जो है वो सारा चीज़ देता तो प्रेशर रहता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग जितना हो सके एलिमिनेट करना, ट्राई करना कि ये जो एग्जाम आप लोग दे, बस जिस तरह एग्जाम आप घर में पढ़ते हो, जिस तरह घर में टेस्ट लगाते हो, MCQ लगाते हो, उसी तरह देना, ये आपके लिए बेटर होगा। और ये कहाँ से आएगा, जब तक आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझोगे नहीं, आप जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये चीज आपका होगा ही। और एक बार क्लियर हो गया ना तो आधा ज्यादा आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जा, मतलब सॉरी, आधा ज्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, बिकॉज आपको सबको पता है, सब कुछ पता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। तो खैर आज का ब्रह्म ज्ञान ये रहने देते हैं, आप क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोग का कास्टिंग का हो जाएगा 4th लेक्चर, कास्टिंग का हम लोग का 4th लेक्चर हो जाएगा। एंड मैं चलिए दिखाता हूं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे। मैंने आपको पहला ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ना, इसके बारे में आपको कंप्लीट बता दिया हूं, दैट इज योर श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था, जो कि हम लोग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं पैटर्न में। आज हम लोग देखने वाले मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस के बारे में। मशीनिंग या फिनिशिंग एक ही बोलते हैं, सेकिंग बोलते हैं या रिपिंग बोलते हैं, उसी तरह आपका डिस्टॉर्शन और केम्बर एक ही बात है, और ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस एक ही है। सभी बात कर रहे हैं पैटर्न में। आप लोग को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था पैटर्न क्या होता है। एक रेप्लिका होता है, जिस तरह का मुझे कास्टिंग चाहिए होता है उसी तरह का केविटी को क्रिएट करने के लिए पैटर्न का हम लोग यूज करते हैं। मैं आपको और एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं 2-3 मिनट में। 2-3 मिनट में क्या हो जाएगा कंप्लीट, मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है पैटर्न, ताकि आपका रिवीजन थोड़ा हो जाए कि क्या हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मैं ये लेके चलता हूं कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो अच्छा बात है। और जितना ज्यादा रिवीजन, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, याद रखिएगा। अच्छा, और एक चीज मैं बता रहा हूं, स्टूडेंट करता क्या ना, जब उसको आ जाता है ना तो फट से पार कर देता है कि मुझे सर ये चीज पता है, क्योंकि खुद में करता था ऐसा। लेकिन क्या होता है, आप कभी भी ये चीज आपको बताता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आपका हो गया। देखो अगर आपको आता है ना, एक चीज बताओ, जैसे कि 2-3 मिनट, कोई बात नहीं, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। 2-3 मिनट भी मैं आपको बता रहा हूं, चलो ठीक है, आप बोलोगे ये चीज नहीं मुझे पता। अच्छा, 3 मिनट पार करके आप क्या उखाड़ लोगे, कुछ तो होगा नहीं। 2-3 मिनट तो आप बैठे बैठे ऐसे टाइम बर्बाद कर देते हो। आपका 24 आवर है, 24 आवर में कोई अगर टीचर आपको 10 मिनट रिवीजन करा रहा है, भाई पढ़ाई से रिलेटेड ही है ना, आपको पता तो क्या दिक्कत है, आप देख के शांति से पार करो। पार करने का क्या जरूरत है, सिर्फ मेरा बात नहीं कर रहा हूं, आप कहीं से भी अगर पढ़ोगे, कोई अगर आपको चीज पता है, पढ़ाई वाला चीज है, और आपका जॉब नहीं लगा तब का मैं बात करूं। एक बार आप जॉब निकाल लोगे, फिर जो चीज आप ड्रीम चाहते हो वो हो जाए, उसके बाद आप करना जो करना है। लेकिन जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलता, आपका अगर कोई रिवीजन करता ना बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाता है, 24 आवर है, थोड़ा हम 2 मिनट कम सो लेंगे, 2 मिनट हम खाने में थोड़ा स्पीड कर लेंगे, नहाने में अगर टाइम लगाते हैं, ब्रश करने में, अगर कहीं घूमने में जाते हैं तो वो 2-3 मिनट हम कम कर लेंगे। लेकिन रिवीजन ही हो रहा ना, पढ़ाई तो है, लेकिन यहाँ स्किप कर लेना है कि नहीं ये तो मुझे आता है। क्या इससे फायदा है, आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हम लोग मान लो कोई 10 मिनट रिवीजन कर रहा है तो उसको हम लोग फट से पार करते। अब क्या फायदा होगा 10 मिनट पार करके? 10 मिनट आपका कोई तो बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा। आप तो PM नहीं हो कि भाई कहीं जाके मीटिंग अटेंड करना है, समझ रहे हो ना मेरा बात। समझो कि भाई कोई अगर रिवीजन करा, आपको आता है तो फिर भी देखो, जब तक एग्जाम नहीं होता कोई 100 बार बताता हो, 100 बार देखो, क्या दिक्कत है, खराबी क्या है। 24 आवर में 10 मिनट 20 मिनट में कोई उखाड़ नहीं जाएगा आपका, उस चीज को आप मैनेज कहीं और कर सकते हो। ठीक है, तो वो सबका कोई इशू नहीं है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, बस यही हम लोग का जो डिब्बा है, इसी से मैं आपको समझाता हूँ, तो इसी से समझ लो एक बार। हाँ भाई, कास्टिंग क्या होता था सर कास्टिंग हम लोग करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो कास्टिंग के लिए क्या करते हैं सर, सबसे पहले 2 बॉक्स होता है, मैंने आपको बताया था 2 बॉक्स का भी होता है और आपका 3 बॉक्स का भी होता है। 2 बॉक्स जो मोल्ड बॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते थे, नीचे वाला बोलते थे हम लोग ड्रैग, ऊपर रहता था कॉप एंड ड्रैग रहता था। कॉप ऊपर में, इस तरह का सेम बॉक्स समझ लो कि ऊपर में रहेगा कि नीचे में, ऊपर वाला रहेगा कॉप, नीचे वाला रहेगा ड्रैग। ठीक है, 3 बॉक्स भी रहता था, इसमें कॉप ड्रैग ऊपर में, बीच में रहता था चीक रहता था। ठीक है, जब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज बनाएंगे तब यूज करते थे। और मैं अब बात करता हूं सिर्फ डबल वाले का, जिसका हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, दैट इज योर कॉप एंड ड्रैग। नाउ
कॉप एंड ड्रैग में मैंने ये बताया था कि अगर हम लोग कॉप ड्रैग का यूज करेंगे तो उस केस में अगर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज बना रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, आपको पता होगा, ये नीचे वाला मान लो ये नीचे है तो ये हो गया आपका क्या, ड्रैग, और इसके ऊपर रहेगा आपका कॉप। तो हम लोग जो पैटर्न रखेंगे वो एकदम बीच में रखेंगे, पार्टिंग लाइन, ये जो बीच हो जाएगा ना, मान लो इसके ऊपर में जस्ट एक बॉक्स रख दिए, ये बॉक्स रख दिए तो ये वाला हो जाएगा मेरा पार्टिंग लाइन जो बीच में होता था। तो पार्टिंग लाइन एकदम बीच में हम लोग इस तरह करके रखेंगे, कौन सा पैटर्न को रखेंगे बीच में जब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे कोई भी कास्टिंग। लेकिन अगर हम लोग सिंपल कास्टिंग करेंगे तो मेरा जो पैटर्न रहेगा वो कहां रहेगा, ड्रैग बॉक्स में नीचे वाले में रहेगा। तो सर कॉप वाला का क्या काम रहेगा, कॉप वाला में हम लोग सैंड डालेंगे लेकिन इसमें सिर्फ मोल्टेन मेटल डाल के फिल कराएंगे केविटी में और उससे हम लोग कास्टिंग को निकालेंगे, बस वही काम रहेगा। यहां से मोल्टेन मेटल डालने के लिए स्प्रू बनाएंगे या राइजर बनाएंगे, ये सभी चीज का काम करेंगे, राइट। चलो अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में। तो मान लो मुझे इस तरह का एक लोहा का बनाना है, सिंपल समझो, इसी तरह का मुझे लोहा का इस तरह का एक मुझे बनाना है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप से मुझे बनाना है लोहा का। अब मुझे लोहा का बनाने के लिए मुझे तो उस तरह का घर केविटी बनाना पड़ेगा। अब केविटी के लिए मुझे चाहिए पैटर्न इसी तरह का, जिस तरह का कास्टिंग उसी तरह का रेप्लिका हम लोग लिए, एक वुड का ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, या फिर आप थर्माकोल का ले सकते हो, मेटल एलॉय का भी ले सकते हो। मैं बाद में समझाऊंगा कि भाई मेटल एलॉय का क्यों लेते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हम लोग बहुत ज्यादा हैवी मास प्रोडक्शन करते हैं ना, उस टाइम पीरियड में क्या होता है, पानी भी मिलाते हैं सैंड में तो ये फूल जाता है लकड़ी, तो जिसके तरह हम लोग मेटल या एलॉय का यूज करेंगे बाद में। अभी हम लोग टाइप ऑफ पैटर्न पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बात करते हैं। तो हम लोग को मुझे केविटी पहले क्रिएट करना, और उस केविटी जब केविटी मतलब खाली जगह बनेगा तो उसमें मोल्टेन मेटल पोर करेंगे। तो नाउ चूंकि ये मेरा सिंपल टाइप का है, कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं स्ट्रक्चर, तो हम लोग ड्रैग बॉक्स नीचे वाले में इसको रखेंगे। तो नीचे वाले में हम लोग रख दिए और समझो कि ये पूरा पैक आपका रहेगा, कुछ इस तरह का रहेगा, पूरा पैक रहेगा, ठीक है। और ये ऊपर में रहता खुला जहां हम लोग सैंड डालते हैं। तो समझ लो अभी आपको दिखाने के लिए क्रॉस सेक्शन काट के आपको दिखाया जा रहा है, और ये समझ लो यहां मेरा खाली है। तो हम लोग इस तरह करके रख दिए, क्या रख दिए, मेरा पैटर्न को रख दिए, वुड का पैटर्न हम लोग लेते हैं, चलो भाई वुड का पैटर्न रख दिए। अब यहां से हम लोग सैंड डाल दिए, पूरा में सैंड डाल के और थोड़ा सा इसको रेमिंग कर दिए ताकि वो क्या हो गया, पूरी तरह से एडेसिव प्रॉपर्टी होता है। एडेसिव प्रॉपर्टी क्या होता है मैं ये भी बता देता हूं। एक होता है कोहेसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एडेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव मींस जब मेरा आपका डिफरेंट तरह का मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं एडेसिव, और कोहेसिव जब मेरा सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो एक चीज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप ग्लास ऑफ वाटर देखते हो, देखो आप मेरा, और ध्यान रखना आपका स्क्रीन नीचे, आपका स्क्रीन सामने पड़ेगा लेकिन मेरा स्क्रीन नीचे है तो मैं नीचे देकर समझाऊंगा। तो आप स्क्रीन देखिए, स्क्रीन में मान लो ये आपका ग्लास है, क्या है मेरा, ये मेरा ग्लास है, ठीक है। अच्छा ग्लास में कभी आप पानी पियोगे तो पानी आप देखे होंगे कि भाई जब मेरा पानी आप पी लेते हो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो फिर भी कुछ ड्रॉपलेट जो है ना ग्लास के बाहर में चिपक जाता है, ग्लास के ऊपर में आपका चिपका रहता है। तो भाई एक तो मेरा ग्लास का मॉलिक्यूल्स है और दूसरा मेरा वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक मेरा H2O का मॉलिक्यूल्स है और एक मेरा ग्लास का मॉलिक्यूल्स है, और इन दोनों आपस में अट्रैक्ट चिपका हो रहता है। ये क्यों रहता है, ये रहता है ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टी के चलते। एक होता है एडेसिव प्रॉपर्टी और एक होता है कोहेसिव। कोहेसिव का तो देखो, एक आप टेबल रखो, मान लो कोई मेरा टेबल है, इस टेबल के ऊपर आप एक ड्रॉपलेट रखो वाटर का, एक ड्रॉपलेट हम लोग वाटर का लिए और दूसरा ड्रॉपलेट हम लोग वाटर का दिए, तो होता है क्या, दोनों आपस में चिपक के वो बड़ा हो जाएगा इस तरह करके, ठीक है। इस तरह ये जो आपका कर्व बनाते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन के चलते बनाता है, बट ये दोनों आपस में चिपका क्यों, ये दोनों चुपचाप आप चिपका ड्यू टू अट्रैक्शन क्यों, ड्यू टू कोहेसिव के चलते। तो कोहेसिव होता है क्या, जब मेरा सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता तो उसको बोलते हैं हम लोग कोहेसिव। और एडेसिव क्या हो जाता है, जब मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहां पे जो मेरा एडेशन होगा, उस एडेशन के चलते क्या होगा, मेरा पैटर्न के चारों तरफ चिपक जाएगा, क्या, मोल्डिंग सैंड। तो मैंने क्या कहा भाई, ये मेरा मोल्ड बॉक्स है, ड्रैग वाला पार्ट है, ड्रैग बॉक्स है, ठीक है। ड्रैग बॉक्स में हम लोग पैटर्न को डाल दिए, इसके ऊपर से हम लोग सैंड डाल दिए और सैंड डाल के रेमिंग कर दिए, हथौड़ा से रेमिंग कर दिए, तो पूरी तरह से सेट हो गया है, जम गया। अब इसके बाद इस पैटर्न को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पैटर्न को बाहर निकाल लेते हैं। हो सकता है पैटर्न को बाहर करते, कभी कभी पैटर्न को नहीं भी बाहर करते। किस केस में, मैंने कहा था अगर वैक्स का यूज करेंगे, वैक्स यानी मोम का, मोमबत्ती जो यूज करते हैं मोम, क्योंकि उसको हम लोग ना हीट करके उसको ऑटोमेटिक गल के बाहर, या फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाहर भी नहीं निकालेंगे ना, डायरेक्ट मोल्टेन मेटल जब डालेंगे तो मेरा चूंकि वैक्स है तो वैक्स मेरा क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा और वो बाहर एक नली निकाल सकते हैं। या फिर थर्माकोल का यूज करेंगे तो थर्माकोल में जैसे हम लोग डालेंगे मोल्टेन मेटल को, ऑटोमेटिक मेरा वेपर बनकर उड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है मेरा पैटर्न को, कभी बाहर भी आता, कभी भी नहीं भी बाहर आता। तो उस तरह का हम लोग पैटर्न जो उसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल पैटर्न, मतलब उसको हम लोग बार बार बनाना पड़ता है। लेकिन जो वुड होता है, मेटल होता है, ये होता है मेरा परमानेंट, मतलब एक बार यूज किए फिर बाहर किए, फिर सेकंड टाइम फिर यूज किए, थर्ड टाइम यूज करे, समझ रहे हो ना। तो ये सभी चीज आपका रिवीजन हो रहा है।
नाउ बात आ जाता है कि भाई मैंने पैटर्न को रखा सर और आपने कहा सेंड डाल दिए, भाई सेंड डाल दिए और सेंड डाल के हम लोग रेमिंग कर दिए हथौड़ा से, सेट हो गया। सेट होने के बाद ऊपर में हम लोग रख देंगे क्या, आपका कोप वाला बॉक्स, कोप वाला बॉक्स रख देंगे, वहां भी सेंड डाल दी, उसमें भी हम लोग सेंड डाल दिए, उसमें भी सेंड डाल दिए और सेंड डाल के उसको भी रेमिंग कर दिए। अब उसके बाद हम लोग इस पैटर्न को बाहर निकाले, जैसे हम लोग पैटर्न को बाहर निकाले यहाँ पे एक हॉल बन जाएगा, केविटी बन जाएगा ना, जिसको बोलेंगे केविटी, मोल्ड केविटी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डालने वाले मोल्ड में जो केविटी है, मोल्ड केविटी, केविटी बन गया। अब यहाँ पे जो आपका ऊपर में है कोप बॉक्स, कोप बॉक्स में यहाँ से हम लोग नली जैसा बनाएंगे, दो नली बनाएंगे, एक नली बनेगा स्प्रू के थ्रू, लेडल के थ्रू हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, ये स्प्रू के थ्रू आएगा, फिर रनर के थ्रू मेरा केविटी के अंदर घुस जाएगा। और इधर रहेगा एक राइजर, जो कि जैसे मेरा मोल्टेन मेटल आता है तो मोल्टेन मेटल स्प्रू के थ्रू आया, रनर के थ्रू या केविटी में गया और केविटी के बाद ये आपका रनर में चढ़ जाता है। और जब रनर फुल हो जाता है उसके बाद हम लोग बंद कर देते हैं। रनर क्यों, सॉरी राइजर क्यों, राइजर जो इधर लगा रहता है वो मेरा काम करता है रिजर्वायर का, ठीक है, रिजर्वायर का काम करता है, जो कि मेरा जब सोलिडिफाई होने के टाइम जो श्रिंकेज करेगा उसको ये क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, जो कि हम लोग श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलायंस में देख चुके हैं। तो ये हम लोग निकाल लिए और निकालने के बाद मेरा जो है, जब वो मेरा डाल दिया मोल्टेन मेटल को, जब वो सोलिडिफाई हो जाएगा, सोलिडिफाई इसको हम लोग तोड़ देंगे, मोल्ड को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद मेरा निकल जाएगा, मेरा इस तरह का निकलेगा, लेकिन वो लोहा का, क्योंकि लोहा का बनाते आयरन का बनाते तो आयरन का मुझे प्रोडक्ट मिल गया। तो ये हो गया मेरा पैटर्न, ठीक है, समझ आया। अब इसी पैटर्न में हम लोग अलाउंस देते हैं अलग अलग तरह का, क्यों भाई, वो अब हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा था श्रिंकेज अलाउंस के बारे में, ये आपको लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाया हूं। श्रिंकेज अलाउंस बेसिकली आपका क्या होता है, मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका है और इससे काफी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम लोग मेटल को पोर करते हैं, जब वो मेरा केविटी में आता है तो उस टाइम वो श्रिंक करता है, सिर्फ केविटी के टाइम ही नहीं, जब हम लोग लिक्विड को डालेंगे ना तब भी वो मेरा सॉलिडिफाई होगा, तभी वो मेरा सॉलिडिफाई का टाइम श्रिंक करेगा, और जब फेज चेंज करता तब भी श्रिंक करेगा। मैं आपको फिगर वाइज समझाया था, ग्राफ में समझाया था कि तीन फेज होता है, ये तीन फेज होता है कि लिक्विड होता है, ये तो आपका हो गया था एलॉय के बारे में। इससे पहले वाले में देखो यहाँ पे एक, जब मेरा लिक्विड यानी लिक्विड फेज कौन सा होता है, जब डालते हैं उसको बोलेंगे पोरिंग टेम्परेचर। जब हम लोग डालते हैं मोल्टेन मेटल को एक खास टेम्परेचर देते हैं जो कि मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर आता है। किसी भी चीज़ का, अगर हम लोग मेटल का यूज़ कर रहे हैं, एलॉय का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ कर रहे हैं, उसका जो भी मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उससे हम लोग हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं, जिसको पोरिंग टेम्परेचर कहा जाता है। सर आप बोलिएगा सर एक चीज़ बताइए, हम लोग क्यों नहीं मोल्टिंग टेम्परेचर में ही डालते हैं, वो भी तो मोल्ट कर ही जाता है। बाबू जब मोल्टिंग टेम्परेचर होता है उसके 1 डिग्री भी अगर टेम्परेचर कम होना ना तो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर जाएगा। तो मान लो मेरा बड़ा कास्टिंग बनाना है और बड़ा सा मेरा आ रहा है, स्प्रू है, फिर राइजर है, ठीक है, तो इतना बड़ा है तो डालने के साथ ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो मेरा केविटी पहुंचने से पहले वो मेरा ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा। तो आप ऐसा चाहते हो, नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा हर कोना कोना में, अगर कॉम्प्लिकेटेड रहा मेरा कास्टिंग तो हर कोना में मेरा मोल्टेन मेटल जाना चाहिए, उसके लिए मेरा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, फ्लूइडिटी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग रखते हैं क्या, पोरिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर से ज्यादा। लेकिन क्या सर हम लोग बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तभी अच्छा बन, नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम कर देंगे तब तो भाई वेपर बन के उड़ ही जाएगा मेटल, तो वो नहीं करना है। और बहुत भी ज्यादा हाई नहीं, इसलिए बिकॉज जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर ज्यादा करते हैं मोल्टेन मेटल का, उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर से सारे चीजों को अट्रैक्ट करने का। जैसे गैस को अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट अगर रहेगा उसको अट्रैक्ट कर दिए, कोई डस्ट पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर दिए और वो अपने साथ लेके केविटी में आ जाता है। जब केविटी हो जाता है उसके बाद वहां पे गैस अंदर में पोरोसिटी, मतलब कास्टिंग में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ना तो ज्यादा करना है ना ही कम करना है, हमको एक खास स्टैंडर्ड यानी बोल सकते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर लेके चलते हैं, जिसको बोलेंगे हम लोग पोरिंग टेम्परेचर। तो जब पोरिंग टेम्परेचर में डालते हैं तब से अब मेरा धीरे धीरे आ रहा तो ठंडा हो रहा है। तो एक होता है लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में क्या होता है, ये लिक्विड में ही रहता है, बस लिक्विड ठंडा होता है। पानी आप देखते हो ना, एक पानी मेरा ठंडा पानी होता है, गर्म पानी होता है, तो भाई गर्म और ठंडा में क्या अंतर है कि भाई धीरे धीरे वो ठंडा हुआ। तो हम लोग अगर मान लो पानी को जमा रहे हैं तो गर्म पानी से डायरेक्ट जमाएंगे तो सबसे पहले वो ठंडा होगा, तो वो हो गया लिक्विड वाला पानी। तो उस समय पे हीट मेरा निकलता है, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं QL = MC, यानी कि M हो गया मास और CP आपका क्या स्पेसिफिक हीट हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू ΔT यानी टेम्परेचर डिफरेंस, जो आपका पोरिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग मतलब वो ठंडा हो चुका है, अब वो ठंडा है लेकिन वो पानी में ही है, लिक्विड में ही है। अब होता है फेज चेंज, क्योंकि सॉलिडिफाई कर रहे हैं हम लोग, जमा रहे हैं तो फेज चेंज कर रहे हैं, यानी कि अब जो मोल्टेन मेटल है वो मेरा फेज को चेंज करेगा। तो उस टाइम पीरियड में मेरा आ जाता है मेरा लेटेंट हीट, तो उस टाइम पे मेरा लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा, तो उस टाइम भी श्रिंक करेगा। लिक्विड में भी श्रिंक किया कि जैसे जैसे मेरा ठंडा हो रहा है वैसे वैसे हीट मेरा बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे मेरा हीट बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे का वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है।
वैसे वजह क्या है, वॉल्यूम मेरा रिडक्शन और क्योंकि डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। डेंसिटी क्या, मान लो इस जगह पे इतना मॉलिक्यूल्स है, अब इसी जगह पे आप इतना सारा ढेर सारा मॉलिक्यूल हटाने लगा, क्योंकि जगह धीरे धीरे कम हो रहा है ना, जगह वो भी कम हो गया, जगह भी कम हो गया, जगह कम हो जाएगा मतलब अब इतना स्पेस नहीं बचेगा, अब इतना स्पेस बचेगा, इसी में इतना सारा मॉलिक्यूल्स आ गया तो इसका डेंसिटी बढ़ने लगा, घनत्व बढ़ने लगा, एक छोटा जगह में ज्यादा आने लगा मॉलिक्यूल्स, तो डेंसिटी बढ़ने लगा तो वॉल्यूम मेरा रिडक्शन करने लगा क्योंकि हीट बाहर निकलने लगा। तो ये मेरा यहाँ पे वॉल्यूम रिडक्शन होता कहाँ पे, लिक्विड फेज में। तो चलो भाई, एक लिक्विड फेज में मेरा हो गया रिडक्शन, उसके बाद जाता है सॉलिडिफिकेशन। जब मेरा फेज को चेंज करता है तो उस टाइम पीरियड में ठंडा हो जाता है, और उसके बाद जब मेरा ये आता है फ्रीजिंग टेम्परेचर, जब मेरा सॉलिडिफिकेशन होता है फ्रीजिंग, ये मेरा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में होता है, यहाँ मेरा टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, यहाँ पे लेटेंट हीट आता है, ठीक है ना। इसके बाद मेरा आ जाता है क्या, फ्रीजिंग से रूम टेम्परेचर आना, मतलब पूरा ठंडा हो जाना, क्योंकि अभी मान लो फेज चेंज कर गया, लेकिन अगर जो फेज मेरा सोल्ड बन चुका फिर भी वो गर्म है, अभी रूम टेम्परेचर आना चाहिए जिसमें हम लोग नॉर्मल आदमी छू सके, हम लोग छू सके, तो उसके लिए रूम टेम्परेचर लाना पड़ता है, तब भी मेरा ठंडा होता। तो 3 फेज मेरा श्रिंक करता। तो ये सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेटल में देखा जाने वाला श्रिंकेज होता है। और होता क्या है भाई, बार बार श्रिंक किया ना, श्रिंक होके पतला हो जाता है, श्रिंक होके क्या हो जाता है, पतला, आई मीन पतला नहीं, थोड़ा सा हाँ पतला भी हो जाएगा, हर तरफ से चारों तरफ डायमेंशन से वो छोटा हो जाएगा। मान लो पहले मेरा कास्टिंग इतना बड़ा था, ठीक है, एक सेकंड में इसको इरेज कर लेता हूं, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाह रहा हूं टाइम दो, बट एक बार समझो, बार बार किसी जगह से पढ़ने का जरूरत नहीं, कहीं से भी अगर आप कहीं समझे भी हो तो भूल जाओ, यहां से आप क्लियर क्रिस्टल हर चीज में करा दूंगा। तो मान लो पहले मेरा इतना कास्टिंग था, ठीक है, जिसका लेंथ हम लोग ले लेंगे, मान लो 10 mm का था इधर, और ये मेरा था 5 mm का, ये मेरा 5 mm का, इधर भी मेरा 5 mm का था, और इधर भी मेरा 10 mm का था, ठीक है, लेंथ, ठीक है, इस तरह का था। अब भाई इतना श्रिंक किया ना, मेरा इतना कैविटी था, पैटर्न भी हम लोग इतना बनाए थे, मान लो हम लोग पैटर्न इतना ही बनाए थे, और पैटर्न को बनाने के बाद पैटर्न निकाल दिए, वहां पे खाली जगह बन गया, खाली जगह के बाद हम मोल्टेन मेटल पोर कर दिए, तो मुझे मिलना चाहिए इतना ही कास्टिंग। लेकिन हुआ क्या, जब मुझे कास्टिंग दिखाई दिया तो मुझे पता चला कि भाई ये तो कम हो गया है, इतना छोटा हो गया, मतलब 8 mm के जगह में, मतलब सॉरी 10 mm के जगह में मुझे मिला 8 mm का कास्टिंग। ये मेरा कास्टिंग है, ठीक है, और ये मेरा ये क्या है, केविटी था, केविटी, जो कि मुझे किससे मिला है, ये मुझे बनाया है हम लोग पैटर्न से बनाए हैं, ठीक है, केविटी पैटर्न से बनाए। अब ये कास्टिंग मुझे 8 mm का लेंथ मिला, और ये जो 5 था ना, ये घट के 3 mm का हो चुका है, तो इधर भी 3 mm, इधर भी आपका 3 mm हो गया है, और इधर भी आपका 8 mm हो गया है। भाई घटा क्यों, क्योंकि सर क्योंकि श्रिंक किया, आपको नहीं पता, आप ही तो बताए थे श्रिंक किया। हाँ भाई, तो अब क्या करेंगे भाई, मुझे पता है कि 8 से मतलब 10 से 8 हो रहा, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 घट जा रहा वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग 10 ना बना के, मुझे अगर 10 का बनाना तो हम लोग 12 का बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे इसको मैं इरेज करता हूं नाउ। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाएंगे कि भाई मुझे चूंकि चाहिए 10 का, तो मैं इसको रिसाइज कर लेता हूं, इधर ले आता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग जो पैटर्न बनाएंगे उस पैटर्न को बनाएंगे अब हम लोग 12 का, ठीक है, कितना बनाएंगे हम लोग, अब बनाएंगे हम लोग 12 का। तो अब देखो, अब ये लेंथ हम लोग ले लिए कितना, 12 का ले लिए, 12 का ले लिए, और यहां हम लोग कितना ले लेंगे, मान लो 7 का ले लेंगे। 2 mm का तो चारों तरफ जा रहा है, इधर भी 7 mm है, ठीक है, और ये भी आपका कितना 12 mm का है, क्योंकि मुझे पता है सर कि भाई 2 mm का तो श्रिंक होने वाला है, इधर भी और इधर भी 2 mm का श्रिंक होने वाला है, तो क्यों ना हम लोग पैटर्न बना ले। ये हम लोग जो केविटी बनाए, केविटी फ्रॉम पैटर्न से बनाए, ठीक है। तो हम लोग जो पैटर्न केविटी से, पैटर्न से जो केविटी बनाएंगे वो 12 mm का बनाएंगे। मुझे पता है कि श्रिंक हो गए, मेरा कास्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो छोटा हो जाएगा दोनों तरफ से। तो ये अब देखो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, पैटर्न को क्या किए, बड़ा किए, जितना मुझे कास्टिंग चाहिए था उससे हम लोग पटा के बड़ा किए पैटर्न को। तो यहां पे हम लोग पॉजिटिव किए, भाई 10 से 12 हुआ ना, बढ़ा है ना, तो जब भी पैटर्न को बड़ा करेंगे तो उसको कहेंगे पॉजिटिव अलाउंस, और जब पैटर्न को छोटा करेंगे उसको कहेंगे नेगेटिव अलाउंस। क्लियर और नॉट, तो ध्यान रखना इस बात को कि भाई जब भी पैटर्न को हम लोग बड़ा करते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव अलाउंस, और जब पैटर्न को छोटा करते तो होता है नेगेटिव अलाउंस। बस ये अगर आप समझ गए ना तो आपका पूरा का पूरा चारों आप समझ गए, पांचों समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सब समझा दूंगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम लोग पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, बिगर करेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव अलाउंस, पॉजिटिव अलाउंस, ठीक है। और अगर हम लोग पैटर्न को क्या करते हैं, स्मॉलर करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है, स्मॉलर करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव अलाउंस। तो एकदम ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल जाना कि अगर छोटा किए सर तो नेगेटिव, बड़ा किए सर तो पॉजिटिव। किससे बड़ा करना है, जितना मुझे कास्ट चाहिए पैटर्न से, ठीक है, जितना बड़ा पैटर्न को बड़ा करें, क्योंकि कास्टिंग मुझे किस तरह का चाहिए उस बेसिस पे हम बोल रहे हैं, समझा। बस इतना ही ध्यान रखना है,
चलो भाई, यहाँ भी हम लोग ये चीज़ क्लियर कर लिए। तो अब चलो फटाफट हम लोग देखते हैं आगे रिमेनिंग। वैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस पहले कर चुके थे, मैं फिर भी आप लोग को एक बार बता दिया। यही एक बार समझ लो, इसके बाद आप लोग को अब ज़्यादा सेकंड टाइम जब कभी भी आप रिवीजन कीजिएगा ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बस देख लोगे ना एक बार, तो आपको तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार फिगर देख लोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग को वन टाइम में समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं दावा देता हूँ कि इस तरह का कोई नहीं इतना मेहनत से समझाएगा। खैर चलो, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। और तो आज हम लोग देखने वाले हैं मशीनिंग अलाउंस के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे सेकिंग, डिस्टॉर्शन और ड्राफ्ट के बारे में। तो चलते हैं हम लोग मशीनिंग अलाउंस की ओर। तो देखेंगे हम लोग मशीनिंग अलाउंस क्या होता है। हम लोग पहले फिगर के साथ समझेंगे और देन मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, ठीक है। थ्योरी में वैसे आप लोग, मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख सकते हो, या फिर मैं लिख ही दूंगा, चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को लिख दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं किसके बारे में, सेकंड तरह का, दैट इज योर मशीनिंग अलाउंस। ये आपका सेकंड तरह का हो जाएगा ना, सेकंड हो जाएगा मशीनिंग। और इसको और एक नाम से जानते हैं, मशीनिंग मतलब फिनिशिंग करते हैं, तो हो जाएगा मेरा फिनिशिंग अलाउंस। ये पता है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, कास्टिंग से। जब हम लोग कास्टिंग में यहाँ पे बताया था, तो आपको याद होगा कि भाई कास्टिंग से जो भी मुझे प्रोडक्ट मिलता है ना, उसका सरफेस क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता है। क्या आपको याद है? आप लोग को याद होगा, मैंने कहा था कि कास्टिंग, सैंड कास्टिंग से जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है उसका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलता। मतलब देखो इसका सरफेस फिनिश कितना अच्छा है, काफी चिकना चिकना है, तो चिकना नहीं होगा, रफ होगा, रुगड़ा होगा, ठीक है। सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलेगा। आप सरफेस फिनिश अच्छा रखने के लिए आप क्या करोगे, इधर भी छीलोगे, फिनिशिंग करोगे, इधर भी मेटल को रिमूव करोगे, फिनिशिंग करोगे, इधर भी करोगे। हर सरफेस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो आप बनाओ, जब इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो मेटल मेरा छोटा, जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा वो छोटा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर दे रहे ना। मान लो मुझे आप, चलो ये दोनों से समझो, आप समझो कि आपको काफी ज्यादा रफ खराब मिल गया, ठीक है। आपका कास्टिंग जब मिला, कास्टिंग के बाद आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिला, आप देख लो इतना थिकनेस का और इतना आपका लंबाई चौड़ाई का, इस तरह का मुझे मिला कास्ट। लेकिन ये आप जितना चिकना देख रहे हो, इतना रफनेस, इतना सॉफ्ट नहीं है, क्लीन नहीं है, काफी रफ है, काफी रफ रहेगा। जहां तहां से मेरा मेटल निकला हुआ रहेगा, कटा हुआ रहेगा, तो आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा। अब इधर से फिनिशिंग किए, इधर फिनिशिंग किए, चारों तरफ, आप चारों तरफ फिनिशिंग किए, ऊपर नीचे आगे बाएं दाएं सब तरफ फिनिशिंग किए। और फिनिशिंग के बाद आपको ऐसा मिला, देखो कितना थिकनेस कम हो गया। आप देख रहे हो थिकनेस कितना मेरा कम हो गया, क्योंकि फिनिशिंग की इतना रफ था। तो आप देखिए इधर भी घटा, इधर भी घटा, और समझ लो कि भाई इधर मेरा घटा, मान लो मेरा लेंथ भी घटा, इधर भी घटा। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई यहां पे मेरा, मैं आपको फिगर सब समझा रहा हूं कि अगर मेरा ये, एक सेकंड, इस तरह का मुझे था, इस तरह का कास्ट मिला, लेकिन रफनेस मेरा खराब था। तो रफनेस खराब के चलते ये चारों तरफ से मेरा रफनेस था, ये मेरा रफनेस था सरफेस का, ये सारा इतना रफनेस है। अब इस रफनेस को मुझे हटाना पड़ेगा, और इस रफनेस को जब आप हटाइएगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, एकदम अच्छा मिल जाएगा आफ्टर फिनिशिंग के बाद, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग और मशीनिंग के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो यहां पे आपका हुआ क्या, आपने मेटल को रिमूव कर दिया, मेटल को रिमूव करके हटाया। अब इसको कंपनसेट करने के लिए करेंगे क्या भाई, पैटर्न को बड़ा करेंगे, पैटर्न को बड़ा करेंगे। चलो भाई और तरीका से समझो कि भाई हम लोग मान लेते हैं कि मुझे 10 mm का चाहिए था, फिर से 10 mm लेंथ वाला चाहिए था, कुछ इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट कास्टिंग करना था। आप किए तो सही, लेकिन ये मेरा रफनेस फिनिश अभी है, रफनेस है, इसके चारों ओर क्या मेरा रफ है, ऐसे ऐसे करके रफ है, रफ है, सही आपको नहीं मिलेगा। तो भाई इसको कास्टिंग करना पड़ेगा ना, फिनिशिंग करना, सॉरी कास्टिंग बोल रहे हैं, इसको फिनिशिंग करना पड़ेगा, मशीनिंग करना पड़ेगा। आप फिनिशिंग किए, और फिनिशिंग के बाद अब जो आपको मिले ना वो आपको 8 mm का मिला, अब 8 mm का हो गया। इधर भी अगर मान लेते 6 mm का था तो 6 mm का था, इधर भी आपका 10 mm ले लेते हैं, तो 8 जो है 10 में कन्वर्ट हो गया, और 6 जो वो 4 में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या देखें भाई, यहां भी तो रिडक्शन हुआ। तो आपको चाहिए था 10 का, जो आप जिसको भाई किसी के लिए बना रहे थे, कोई आपको बोला भाई आप कास्टिंग करके मुझे दो, इस तरह का कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसका लंबाई होना चाहिए 10 mm, और आपका जो ये वाला पार्ट होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए 4 mm का होना चाहिए। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने उसको कभी रफ तो नहीं चाहिए, रफ तो आप नहीं दे सकते हो ना, अच्छा क्लीन करके दोगे। तो जब क्लीन किया तो आपको 8 मिला, तो घट गया। तो आप पैटर्न को करोगे बड़ा, कि भाई एक चीज बताओ, फिर से वही वाला दिमाग, कि अगर मेरा 10 है तो 10 है, 10 से मेरा 8 हो जा रहा था। एक काम करते हैं, 10 ना लेके हम लोग 12 लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल आप करोगे क्या यहां पे, कि भाई जो पैटर्न बनाओगे ना, उस पैटर्न को ही आप लोग, अब एक सेकंड क्या करोगे यहां पे, एक सेकंड यहां पे हम लोग रिसर्च कर लेते हैं। एक मिनट, ये मूव नहीं क्यों नहीं हो रहा भाई,
एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, हाँ ठीक है, इधर हम लोग रख देते हैं। तो ना अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता है कि भाई 2 mm का रिडक्शन हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न ही हम लोग बड़ा कर दिए। पैटर्न हम लोग जो बड़ा कर दिए, यानी कि अब जो हम लोग पैटर्न लिए हैं ना, उसका हम लोग जो लेंथ ले लिए हैं वो ले लिए हैं 12 mm का, 12 mm का, और ये ले लिए 8 का, ये 8 का और ये 12 का। ये हम लोग पैटर्न क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग मोल्टेन मेटल पोर करेंगे। मान लो मोल्टेन मेटल दिए और मोल्टेन मेटल कुछ इतना मुझे मिला, इतना मुझे मोल्टेन मेटल, जब वो पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाएगा उसके बाद जो मुझे मिलेगा उसमें रफनेस फिनिश मिलेगा, रफनेस फिनिश मिलेगा। और रफनेस फिनिश के बाद जब हम लोग निकालेंगे तो उसको मशीनिंग वगैरह करेंगे, मशीनिंग के बाद मुझे 10 मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग पैटर्न को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो जैसे पैटर्न बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव अलाउंस। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मशीनिंग अलाउंस मीन्स क्या होता है, जो भी मुझे कास्टिंग प्रोडक्ट मिलता है उसका रफनेस खराब होता है। तो रफनेस खराब होता है जिसके चलते उसका मुझे मशीनिंग करना पड़ता है और मशीनिंग से मेटल मेरा रिमूव होता है। इसीलिए हम लोग पहले पैटर्न को बड़ा कर देते हैं ताकि मुझे बड़ा मिलेगा तो उसको फिनिशिंग करने के बाद मुझे छोटा मिल जाए। समझ आया कि नहीं। और एक चीज, इसके जो हम लोग बाहर में जो देते हैं अलाउंस हम लोग पॉजिटिव देते हैं, नीचे अंदर जो देते हैं एक्सटर्नल देते हैं हम लोग वो पॉजिटिव, और जो इंटरनल देते हैं वो हम लोग देते हैं नेगेटिव। अब बात करोगे सर कैसे, तो चलो मैं आपको दूसरे तरीका से इसको समझाता हूं। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि भाई मान लेते हैं कि मैं आपको बनाता हूँ 3D फिगर, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रुकिए, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आपको लिए मस्त एक फिगर ताकि आपको समझ में आएगा। 1 मिनट, ठीक है। ये यहाँ पे ये मिल जाएगा, क्या हो रहा है भाई, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये सही अच्छा बन गया है। इससे अच्छा ट्राई करेंगे तो और बिगड़ जाएगा। और हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ अब देखो मान लेते हैं इसका लेंथ वगैरह पहले मैं ले लेता हूँ। इसका हम लोग ले लेते हैं, ये 200 mm का है, सब mm में है। ठीक है, 200 का है, 200 mm का है ये। ठीक है, इधर वाला हम लोग लेते हैं 100 का है, 100 mm का है। ये मेरा कितना का है, ये मेरा है 100 mm का। ठीक है, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, और हाइट हम लोग ले लेते हैं इसका जो है थिकनेस, या फिर जो आप बोलोगे ये मेरा 50 mm ले लेते हैं। ये मेरा 50 mm का हो गया। ठीक है, ये तीनों तरफ हो गया। ये तो हो गया एक्सटर्नल, ये क्या हो गया मेरा एक्सटर्नल हो गया। इस तरह का मुझे कास्टिंग बनाना है, लेकिन अब हम लोग को कुछ कास्टिंग ऐसा बनाना है कि अंदर में हॉल भी रहेगा। इस जगह पे मुझे खाली भी बनाना है, ऐसा मुझे बनाना। क्या करना, मुझे खाली भी बनाना। 1 सेकंड, इस तरह का। ठीक है, और इसका भी डाया हम लोग ले लेते हैं। कितना डायमीटर है ये मेरा, 20 mm डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो मेरा है 20 mm डायमीटर है। नाउ आप क्या करो, कास्टिंग करोगे, कास्टिंग करने के बाद निकालोगे तो बस इसका रफनेस फिनिश खराब होगा, तो उसको आप फिनिशिंग करोगे, यानी मेटल को रिमूव करोगे चारों तरफ से, हर सरफेस में फिनिश करोगे। ठीक है, इधर भी इस वाले फेस में भी करोगे। देखो मेरी बात, ये आपका है, इधर देखो स्क्रीन में देखो, आप इधर भी छीलोगे, इस फेस भी, इधर भी, मतलब आपको हर सरफेस में आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा। इधर भी फिनिशिंग करोगे, इधर भी फिनिशिंग करोगे। तो मान लेते हो आप फिनिशिंग कितना करते हो, वो आप करते हो 1 mm करते हो पर सरफेस। हर सरफेस में 1-1 mm का आप लोग क्या करते हो, फिनिशिंग करते हो। तो भाई यहाँ पे देखो 200 mm का है, आप इधर भी करोगे। मान लो ये आपका लेंथ हम लोग दिए थे 200 का, ये लिए थे 200 का, आप इधर भी करोगे फिनिशिंग। 1 mm का यहाँ जो मेरा कट होगा, रिमूव होगा मटेरियल, और इधर भी आप फिनिशिंग करोगे तो यहाँ भी गया। तो एक इधर गया, एक इधर गया, यानी कि 2 mm गया, 2 सरफेस मिला के। यानी कि अब जो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अब जो मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा आपका कैसा, कुछ ऐसा। 1 सेकंड, ऐसा कुछ मिलेगा। तो अब जो फिनिशिंग हम लोग करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 200 से घट के हो जाएगा 198 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 100 mm इधर वाला, ई वाला हम सरफेस में अगर फिनिशिंग करेंगे तो अपोजिट वाला करना पड़ेगा। ये देखो इधर आप करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। और पहले मैं कहा था 1 mm पर सरफेस में हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं, तो फिर 2 mm जाएगा, मतलब इधर मेरा बचेगा 98, अपोजिट साइड भी 98 बचेगा। उस तरह 50 mm है, तो 50 mm मतलब ये जो आपका विड्थ है इसको भी आप फिनिशिंग करोगे। ठीक है, इधर भी करोगे आप ई वाला पार्ट में, तो ये भी आपका 50 से कितना हो जाएगा, 48 बचेगा यहाँ पे, तो 48 बचेगा।
क्योंकि 48 क्यों हुआ, आप बोलना चाहिए 49, क्योंकि 1 mm आप इधर करो अपोजिट साइड भी जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। तो कास्टिंग मुझे चाहिए था, ये नीड मेरा ये है, नीड मेरा ये है, लेकिन मुझे मिल गया दिस वन, लेकिन ये मेरा काम करेगा, ये तो भाई फेल कर जाएगा। आपको मान लो कहीं इसको सेट करना, कहीं आपको इसको लगाना सेट करना है, लेकिन जैसे आप देखो भाई आपको चाहिए था 200 mm का लेंथ, लेकिन घट के मेरा 198 हो गया, तब तो छोटा हो गया, वो तो सेट ही नहीं करेगा। तो मुझे चाहिए ही यही वाला मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो इसके लिए चाहने के लिए हम लोग क्या करना, पैटर्न को बड़ा करना पड़ेगा, पैटर्न को बड़ा करना पड़ेगा, ताकि जैसे हम लोग फिनिशिंग करेंगे कम हो जाएगा। तो भाई कितना, चूंकि 200 से में 1 mm पर सरफेस, मतलब हर सरफेस में 1 कम हो गया, तो 2 सरफेस में 2 mm, तो 2 mm बढ़ा देंगे, मतलब जहां मेरा 200 है वहां 202 ले लेंगे। तो नाउ अब हम लोग इस फिनिशिंग को हम लोग जो पैटर्न क्रिएट करेंगे, तो यहां पर आप क्या समझे, समझ में आया कि नहीं, कि ये मेरा था क्या, बिफोर फिनिशिंग। एक सेकंड में यहां पे बता देता हूं कि ये मेरा था बिफोर फिनिशिंग, और ये मेरा था आफ्टर फिनिशिंग। ये बिफोर फिनिशिंग, आफ्टर फिनिशिंग, दोनों मेरा क्या प्रोडक्ट ही है, या तो आप कास्टिंग बोलो या फिर प्रोडक्ट बोलो, दोनों मेरा क्या प्रोडक्ट ही है, दोनों मेरा प्रोडक्ट ही है। लेकिन जब मेरा कास्टिंग करके निकला तब मेरा था बिफोर, लेकिन भाई इसमें मेरा रफनेस था, इसमें मेरा क्या था, रफनेस था, इस वाले में मेरा रफनेस था। इस रफनेस को हम लोग जब फिनिशिंग किए तब मुझे फाइनल मुझे अच्छा मिला, ये मेरा क्लीन मिला, ठीक है, क्लीन मिला, क्लीन सरफेस मिला। तो क्लीन सरफेस मेरा घट गया, लेकिन मुझे नीड चाहिए था यही वाला, तो इसके लिए हम लोग पैटर्न को बड़ा करना पड़ता है। तो अब मैं आपको वो बता रहा हूं जो चीज हम लोग पैटर्न में अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज को मैं सारे को इरेज कर रहा हूं, और ये सभी मैं को मैं हटाता हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को बड़ा करेंगे। यहां से आपको एक चीज समझ में आएगा, इंटरनल वाला, इसलिए मैं इसको मैं समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। तो नाउ अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा कर दिए। हर सरफेस में 1 mm का लेंथ हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब फिनिशिंग कर रहे हैं। तो फिनिशिंग अगर करेंगे तो इधर भी घटा इधर भी घटा घट जाएगा, तो हम लोग 2 mm बड़ा करके देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को फिनिशिंग करके चाहिए था। तो हम लोग अब रिवर्स जा रहे हैं, क्योंकि अब ये जो मेरा बन रहा है ना, दिस इज योर पैटर्न। तो पैटर्न के लिए हम लोग लेंथ अब क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे यहाँ पे 202 mm का बना देंगे, ठीक है, दोनों सरफेस में। इसी तरह इधर मेरा 100 था, तो इधर मेरा 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा अगर मेरा 50 था, तो हम लोग कितना दे देंगे, ये बना देंगे हम लोग पैटर्न 52 mm का, 52 mm का हम लोग पैटर्न बना देंगे। ये मेरा क्या बन गया, ये बना दिए हम लोग पैटर्न जो बनाए, पैटर्न में हम लोग पॉजिटिव अलाउंसेस दिए, पैटर्न को बड़ा किए ना, पॉजिटिव अलाउंस दिए, राइट। और बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कहा था कि भाई हम लोग जो इंटरनल देंगे वो हम लोग नेगेटिव अलाउंस देंगे। वो आप समझो कैसे, मेरा बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, और खुद भी आप समझना, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां देखो छोटा हो जाएगा, ये हम लोग देंगे 18। क्या किसी को समझ में आ रहा क्यों दे रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोग के लिए मस्त तरीका से समझाऊंगा, मेरा बात समझना आप लोग, ठीक है। ये आपका है नट एंड बोल्ट है, नट एंड बोल्ट है, ये इसके अंदर हम लोग को डालना है, इसके अंदर डालना है, ठीक है, डालना है। अब बताओ यहाँ पे अगर मुझे इसको इसके अंदर डालना है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, और इसका रफनेस है, रफनेस काफी इसका रफनेस है, चलो उसको डालने दो। इसके अंदर जो आप दिख रहा है ना, इसके चारों ओर पूरा रफ है, अंदर में रफनेस है। आप फिनिशिंग करोगे, देखो अंदर में ये वाला देखो, पहला वाला देखो, फर्स्ट ये जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट जो 20 mm डाया का है, तो इसके चारों ओर अभी रफनेस है, इसको हम लोग बड़ा करना पड़ेगा, छील के हटाना पड़ेगा। तो जब हम लोग छील के हटाएंगे तो ये बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो फाइनल जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। लेकिन क्या मुझे बड़ा बनाना है? नहीं, मुझे चाहिए था इतना ही चाहिए, 20 ही चाहिए, मेरा 20 ही चाहिए, मुझे नीड था, आपको याद होगा, तो ये मेरा नीड है, इतना ही मुझे चाहिए, मतलब 20 mm इंटरनल डायमीटर ही चाहिए। लेकिन जब हम लोग, चूंकि रफनेस फिनिश मेरा खराब है, तो जैसे हम लोग फिनिशिंग करेंगे तो मेरा बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा होकर मान लो जब हम लोग फिनिशिंग करेंगे तो 20 से बढ़ के मेरा 22 हो जाएगा। लेकिन 22 मुझे नहीं चाहिए था, 20 ही चाहिए था। इट मींस जो 22 मेरा हो गया, तो पहले जब हम लोग पैटर्न बनाएंगे ना, हम लोग 18 का बनाते हैं, क्योंकि 18 बनाएंगे तो देखो यहाँ 18 mm का किए, कि 18 में मेरा रफनेस फिनिश है, और जब इसको हम लोग फिनिशिंग करेंगे तो फिनिशिंग के बाद मुझे ये चीज मिल जाएगा, इसीलिए एरो इधर से इधर दिखाए थे, क्योंकि मेरा रफनेस फिनिश है। तो यहाँ से आपको क्या नजर आया कि भाई सर बाहर वाला में आप इंक्रीज कर दिए, यहाँ पे आप पॉजिटिव दिए, लेकिन अंदर में आप नेगेटिव दिए।
अंदर में आप नेगेटिव अलाउंस दिए। तो यानी कि पैटर्न को बाहर में हम लोग पैटर्न को बड़ा किए, लेकिन अंदर वाला पैटर्न को हम लोग छोटा किए। यही समझ आया ना आपको? तो मैंने कहा था आपको कि जब भी मेरा पैटर्न को बड़ा करेंगे यानी कि पॉजिटिव अलाउंस, अंदर में दिए हम लोग नेगेटिव यानी नेगेटिव अलाउंस, तो इसीलिए कहा जाता है इसका इंटरनल जो अलाउंस देता है वो नेगेटिव देते हैं और आपका एक्सटर्नल अलाउंस देते हैं वो हम लोग पॉजिटिव देते हैं। तो यहां से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। तो ना हम लोग बस यहां पे लिख देंगे। और ये सभी किस पे डिपेंड करेगा? आपका सरफेस स्ट्रक्चर पे। आपका सरफेस स्ट्रक्चर कैसा है? सरफेस स्ट्रक्चर वो तो अच्छा मुझे साफ साफ मिल गया तो ज्यादा फिनिशिंग करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा खराब मिला तो ज्यादा फिनिशिंग करने का जरूरत मिलेगा। इसके अलावा आपका मटेरियल पे डिपेंड करेगा किस तरह का मटेरियल यूज करेंगे। अगर हम लोग को मान लो कोई अच्छा मटेरियल यूज करेंगे उससे मुझे कम देखने को मिलेगा सरफेस फिनिश। तो ये सभी चीजों पे ये डिपेंड मेरा करता है। ठीक है, नाइस, ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे मैं ये सारी चीज को रहने देता हूं। यहां पे ये आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे नेगेटिव देते हैं और बाहर में हम लोग पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा आप लोग लिख लो। और ये क्या था, इसको भी हम लिख लेते हैं। ये पैटर्न था, ये मेरा था साइज ऑफ कास्टिंग। साइज ऑफ कास्टिंग मतलब कास्टिंग मुझे इस तरह का चाहिए था। आपने कहा, मैंने कहा था ना, सेन कास्टिंग जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग कास्टिंग कहेंगे। तो कास्टिंग मतलब मेरा प्रोडक्ट का बात करा, प्रोडक्ट ही मुझे इतना चाहिए। अच्छा, ये जो डायमीटर यहाँ को मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं ज़्यादा खराब हो गया, इसका नोट्स में आपका रहेगा ना। आप लोग ट्राई करो कि जब मैं लिखूँ ना उसी समय नोट्स आप लोग बना लो। इसीलिए मैं अब जो है लिख के नहीं लाता हूँ, मैं आप लोग के सामने लिखता हूँ ताकि आप लोग नोट्स बनाओ। क्योंकि आप जब खुद से नोट्स बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कभी भी किसी का नोट्स फॉलो मत करना, कोई भी चीज़ फॉलो करो। मैं फॉलो नहीं करने में हो रहा हूँ, मतलब उसी पे डिपेंड मत रहना, आपका खुद नोट बनाओ। आप बुक भी ले लिए, किसी नोट्स ले लिए, पीपीटी में मिला है, फिर पीडीएफ में मिला, या फिर आप कोई जेरॉक्स करा लिए, आप ट्राई करो उसको आप अपने हैंड से कॉपी में लिखो हर चीज़ को। उससे आपका रिविजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जो लिखोगे ना एग्जाम में बैठोगे तो आपका दिमाग में याद आएगा वही सारा चीज़। मैं इस पेज में ये लिखा था, इस पेज में ये लिखा था, रिविजन कर रहा था, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, चलो भाई, तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। मशीन अलाउंस के बारे में क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखो दी कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर पहले यहाँ पे कर दो भाई, हाँ ठीक है। दी कास्टिंग ऑब्जेक्ट, हम लोग मशीन अलाउंस के बारे में लिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, द कास्टिंग डिजाइन, या फिर ऑब्जेक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखो कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट हैविंग बेटर सरफेस फिनिश, है ना, नॉट हैविंग बेटर। ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, खुद से आप भाई समझ के आप लिख सकते हो बेटर सरफेस फिनिश। लेकिन एक देखो, समझ गए होंगे, लेकिन लिखना इसलिए चाहिए ना क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको रिवीजन में काम आएगा। तो द कास्टिंग ऑब्जेक्ट है नॉट हैविंग बेटर सरफेस फिनिश, तो हम लोग को जब पाने के लिए अच्छा सरफेस फिनिश पाने के लिए टू गेट बेटर सरफेस फिनिश क्या करते हैं हम लोग? मशीनिंग करते हैं। तो लिखें हम लोग मशीनिंग में हम लोग को जरूरत पड़ता है। मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मशीनिंग इज इंपॉर्टेंट, या फिर मशीनिंग इज रिक्वायर्ड लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, रिक्वायर्ड। ठीक है, ड्यू टू दिस द साइज ऑफ द पैटर्न क्या हो जाता है? घट जाता है। मशीनिंग करेंगे तो साइज ऑफ द पैटर्न घट जाता है, जिसको कंपनसेट किया जाता है अलाउंस बढ़ा करके, पैटर्न को बढ़ा करके। तो रिक्वायर्ड ड्यू टू दिस लिखना है यहाँ पे, ड्यू टू दिस द साइज ऑफ कास्टिंग will be reduced, size of casting will be reduced। कास्टिंग मेरा क्या हो जाता है? छोटा होता। नाउ उसको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। टू कंपनसेट दिस, या फिर लिखो टू ओवरकम दिस। ठीक है, टू ओवरकम अच्छा रहेगा देखने में। ठीक है, टू ओवरकम दिस, इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? जब हम लोग डिजाइन करते हैं पैटर्न, वाइल डिजाइनिंग
while designing pattern machining allowance will be added। तो while designing the pattern, क्या मैंने कहा, मशीनिंग allowances will be added। हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं पैटर्न में, जब हम लोग पैटर्न को डिजाइन करते हैं, राइट। चलो नाउ यहाँ पे और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे द अमाउंट, यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, ये मेरा थर्ड पॉइंट। द अमाउंट ऑफ मशीनिंग अलाउंस, द अमाउंट ऑफ मशीनिंग किस पे डिपेंड रहता, सरफेस पे डिपेंड रहता, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं, द अमाउंट ऑफ मशीनिंग allowances will depend on accuracy and surface finish, depend on accuracy, accuracy पे डिपेंड करता है, कितना एक्यूरेसी से वो मेरा कास्टिंग हुआ है। अगर काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी से हुआ है तो मुझे ज़्यादा सरफेस फिनिश का जरूरत नहीं पड़ेगा फिनिशिंग करने का, ठीक है। एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मतलब समझ में आया कि नहीं, कहाँ पे आप यूज करोगे प्रोडक्ट को, कास्टिंग को कहाँ यूज करना है। तो कभी कभी ऐसा जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे सरफेस फिनिश काफी अच्छा होना चाहिए, तो उस टाइम पीरियड में हम लोग ज्यादा फिनिशिंग करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा जगह यूज करते हैं जहाँ पे सरफेस फिनिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उस टाइम पीरियड में हम लोग सरफेस में थोड़ा रफ भी रहेगा तो चलेगा। तो उस टाइम पीरियड में मेरा कितना मिला है, किस तरह का मुझे स्ट्रक्चर, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये मेरा सरफेस स्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देते हैं ऑल्सो, एक सेकंड यहीं पे हम लोग ऐड कर दे क्या, द अमाउंट ऑफ मशीनिंग अलाउंसेस विल डिपेंड ऑन एक्यूरेसी, यहीं पे हम लोग ऐड कर देते, ठीक है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग ऐड करेंगे द विल डिपेंड ऑन एक्यूरेसी surface structure, surface structure and surface finish, इसको हमको मिटाना पड़ेगा हम लोग को, and surface finish रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, हो गया हम लोग का। चलो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना। अच्छा और एक चीज़ मैंने ये तो कहना भूल ही गया कि भाई इसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं, एक्सटर्नल में देते हैं पॉजिटिव अलाउंस और इंटरनल में देते हैं हम लोग नेगेटिव अलाउंस, उसके बारे में मैं लिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज चलिए, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे फॉर, एक सेकंड, फॉर इंटरनल डायमेंशन मशीनिंग अलाउंस आर नेगेटिव, इंटरनल डायमेंशंस मशीनिंग अलाउंसेस आर नेगेटिव, ठीक है। एंड फॉर एक्सटर्नल अलाउंसेस फिर एक्सटर्नल डायमेंशन लिखो, डायमेंशंस मशीनिंग अलाउंसेस आर
पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए कि नहीं भाई? हम लोग एक्सटर्नल अलाउंसेस क्या देते हैं? पॉजिटिव देते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए देते हैं हम लोग पॉजिटिव अलाउंसेस देते हैं, और जो हम लोग नेगेटिव देते हैं वो हम लोग इंटरनल डायमेंशन के लिए देते हैं, क्योंकि इंटरनल में हमको नेगेटिव छोटा करना पड़ता है, मशीनिंग करके वो अपने बड़ा हो जाता है, और एक्सटर्नल में चूंकि हम लोग फिनिशिंग करने के बाद छोटा हो जाता है इसलिए बढ़ा देते हैं। समझ आया कि नहीं? चलो, आई होप सो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग यहाँ पे समझ गए सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट मैंने कहा दिया, थोड़ा सा मैंने आपको लिखा दिया, कुछ लाइन आप लोग को लिखा दिया तो आप लोग को याद रहेगा। चलो भाई, अब हम लोग बात करेंगे थर्ड, यानी सेकिंग अलाउंस। सेकिंग भी काफ़ी इजी है। चलो पहले मैं हेडिंग यहाँ पे लिखा देता हूँ ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सेकिंग अलाउंस के बारे में। सेकिंग, सेक करते हैं क्लियरेंस करने के लिए, और रेपिंग अलाउंस, रेपिंग अलाउंसेस। समझना बड़ा, पहले आप लोग समझना, किसी भी चीज़ में भाई लिखने से ज़्यादा बेटर होता है समझना। एक बार समझ जाओगे तो इजी हो जाता है। क्या होता है सर सेकिंग अलाउंस, और क्यों हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखो इस चीज़ में समझना आप, ठीक है? ये मेरा मोल्ड बॉक्स है, ड्रैग वाला पार्ट ले लिए, ठीक है, और ये मेरा पैटर्न है। पैटर्न को मैंने यहाँ पे डाल दिया। जब मैंने पैटर्न को डालता हूँ उसके बाद क्या डालते हैं हम लोग? सैंड डालते हैं, और सैंड डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? रेमिंग करते हैं, हथौड़ा से रेमिंग करते हैं। रेमिंग करते हैं तो क्या होता है? सैंड मेरा चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? मैंने कहा एडेसिव प्रॉपर्टी के चलते। एडेसिव क्या होता है? जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडेसिव। तो एडेसिव के चलते क्या हो जाता है? जो सैंड पार्टिकल है और पैटर्न है आपस में चिपक जाता है। लेकिन जब हम लोग अगर बिना हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं इस तरह करके, तो होता क्या है ना, सैंड जो है, सैंड इसके साथ चिपकते हुए मेरा बाहर निकल जाता है। मोल्डिंग सैंड मेरा पैटर्न के साथ चिपक जाएगा। अगर पैटर्न के साथ चिपक जाएगा तो कास्टिंग क्या हो जाएगा? कास्टिंग मेरा खराब हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, आपका सैंड निकल जाएगा तो कास्टिंग जहां जहां से टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, समझ रहे हो, डिस्टॉर्ट कर जाएगा। तो जैसा मुझे कास्टिंग चाहिए, क्या उस तरह मुझे कास्टिंग मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं ना, जब इस पैटर्न को बाहर निकालना पड़ता है तो थोड़ा सा हम लोग हिला लेते हैं, सेक करते हैं, थोड़ा सा हम लोग हिला के सेक करते हैं और क्लियरेंस कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कास्टिंग को। थोड़ा मेरा जो कैविटी है वो बड़ा हो जाता है, हिलाते हैं और हिलाने के बाद निकाल देते हैं। घाटा मेरा यही होता है कि जो हिलाने से मेरा जो पैटर्न का कास्टिंग था, केविटी था, केविटी थोड़ा बड़ा हो गया। यानी कि पैटर्न मेरा क्या था? छोटा था, उससे मेरा केविटी बड़ा हो गया। यानी कि जितना मुझे चाहिए था कास्टिंग, अब उससे मुझे बड़ा मिलेगा। समझ आया कि नहीं? पहले मुझे इतना मिलता, लेकिन चूंकि हिलाए थोड़ा सा तो उसके चलते मेरा बड़ा हो गया। तो मुझे फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? बड़ा मिलेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस देना पड़ेगा। मतलब हम लोग जो पैटर्न लेंगे, ये जो पैटर्न लेंगे, इस पैटर्न को ही छोटा करेंगे। अब हम लोग क्यों छोटा करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि पैटर्न अगर हम लोग छोटा लिए, लेट समझ लो कि इस बार हम लोग पैटर्न को लिए ये वाला साइज का। देखो इसका लेंथ इतना है, लेकिन इसका लेंथ आपका इतना है, तो देखो ये आपका छोटा है, तो अब इसको लोगे। क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता है कि जब ये मेरा पैटर्न इसके अंदर जाएगा, मोल्ड बॉक्स के अंदर, ड्रैग वाला पार्ट के अंदर जाएगा, और इसको जैसे हम लोग सेक करेंगे ना, आगे पीछे ऊपर नीचे सेक करेंगे, उससे मेरा कैविटी बड़ा हो ही जाएगा ही। तो हम लोग यहाँ पैटर्न में क्या किए? छोटा किए इस बार। यानी कि हम लोग छोटा मतलब नेगेटिव अलाउंस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको सिंपल सा आपको आंसर ये देना है कि भाई पैटर्न जो आपका, जब हम लोग पैटर्न को बाहर निकालते हैं कैविटी क्रिएट करने के लिए मोल्ड बॉक्स से, तो मेरा क्या होता है? मोल्डिंग सैंड पैटर्न के साथ चिपक जाता है ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टी। एडेसिव प्रॉपर्टी के चलते वो चिपक जाता है। और विदाउट क्लियरेंस के, अगर हम लोग विदाउट क्लियरेंस के बावजूद उसको निकालते हैं, क्लियरेंस किए बिना ही, तो क्या हो जाता है? कैविटी में डिस्ट्रक्ट आ जाता, क्योंकि मेरा पैटर्न जो था, पैटर्न के साथ मोल्डिंग से चिपक जाता है। तो हम लोग उससे बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा हम लोग क्लियरेंस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग पैटर्न को बाहर निकालते हैं। तब मेरा कैविटी अच्छा रहता है, बिगड़ता नहीं। बट कैविटी थोड़ा मेरा बड़ा हो जाता है, क्योंकि सैंड है तो हिलाएंगे तो बड़ा हो ही जाएगा। समझ रहे हो ना? अब सैंड है कि भाई हिलाने से टूट नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरह से वो चिपका हुआ रहता है, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत कुछ एडेसिव प्रॉपर्टी भी, एडेसिव कुछ मटेरियल भी डाला जाता है, लेकिन वो कैविटी थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब मुझे चाहिए था इतना बड़ा, हिलाने के चलते मेरा इधर बड़ा हो गया, इतना चाहिए था इतना बड़ा हो गया, तो इसके चलते हम लोग पैटर्न को और छोटा करेंगे, क्योंकि मुझे पता कि हिलाएंगे तो वो मेरा बड़ा हो जाएगा। तो नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे देते हैं, राइट? तो ये चीज मेरा था। फिगर्स आप समझो, आप लोगों में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई दिया, लेकिन फिर भी आप फिगर से और समझ लो, ताकि आप लोगों को ऑल क्लियर हो जाएगा कि मैं आखिर बोलना क्या चाह रहा। देखो ये आपका है मोल्ड बॉक्स, ये आपका मोल्ड बॉक्स है। इसके अंदर है मेरा पैटर्न, इसके अंदर क्या है मेरा? ये है मेरा पैटर्न, ये मेरा पैटर्न है, ठीक है? ये मेरा क्या है?
पैटर्न है, मान लो वुड का मेरा पैटर्न है, राइट। और यहाँ पे आपको सेंड दिया गया है, सेंड डाल दिए हैं, मॉडल बॉक्स से हम लोग सेंड डाल देंगे सेट करने के लिए। सेंड डाल के हम लोग इसको क्या कर दिए, रैम कर दिए, रैमिंग कर दिए। सेंड डाल के इसको हम लोग रैमिंग कर दिए। एडहेसिव प्रॉपर्टी के चलते क्या हो गया, ये दोनों आपस में यहाँ पे पूरी तरह से चिपक जाएगा पैटर्न के साथ। अगर निकालेंगे तो क्या होगा, वो मेरा डिस्टॉक हो सकता है, उसका केविटी खराब हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा क्लियरेंस करूंगा। क्लियरेंस करूंगा इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अब होगा, एक सेकेंड, अब जो हम लोग बनाएंगे, ये मेरा मोल्ड बॉक्स इतना ही था, मोल्ड बॉक्स उतना ही बड़ा रहेगा। अगर मान लो थोड़ा वो साइज छोटा हो रहा है, लेकिन वो सेम साइज का है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इतना बड़ा मेरा पैटर्न ही था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियरेंस करेंगे। मतलब क्लियरेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे, कुछ हम लोग इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, क्लियरेंस करेंगे, ठीक है, इतना बड़ा, जिसके चलते हो जाएगा स्पेस, चारों तरफ मेरा एक जैसे जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ मेरा सेंड है, ये अभी भी ये मेरा मोल्डिंग सेंड है, ठीक है। तो आप देखो, ये जो आप ग्रीन वाला देखे ना, ये मेरा पैटर्न था, यानी केविटी मुझे इतना बड़ा चाहिए था, लेकिन अब रेड वाला हो गया, यानी कि क्लियरेंस के चलते मेरा केविटी भी बड़ा हो गया। तो केविटी अगर बड़ा हो गया तो हम लोग पैटर्न को छोटा करेंगे, कि मुझे पता है बड़ा हो ही जाना है। अब मान लो यहाँ पे देखो, ग्रीन का साइज कितना था, ग्रीन का साइज था आपका 10 mm का था, 10 mm का था, 10 mm का था, और मुझे 10 mm का ही चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था, 10 mm का मुझे प्रोडक्ट चाहिए था। लेकिन होगा क्या, क्लियरेंस के चलते यहाँ पे कितना मिल गया, मुझे मिल गया यहाँ पे 12 mm का मिल गया। यहाँ पे जो ये आप देखे ना, ये मेरे मिल गया कितना, 12 mm का, लेकिन मुझे चाहिए था कितना, 10 mm का चाहिए था। और आपको पता है, अगर आप कितना बड़ा दोगे तो वहां तो बड़ा हो ही जाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हम लोग पैटर्न बनाएंगे ना, उसको छोटा बनाएंगे। मतलब कितना बनाएंगे, लेट समझ लो कि अब हम लोग बनाएंगे 8 का, 2 का हो रहा है रिडक्शन, तो हम लोग यहाँ पे 8 का देंगे। तो हम लोग कितना देंगे, 8 का देंगे। यानी कि इस बार जो हम लोग पैटर्न बनाए कितना दिए हम लोग, 8 mm का दिए। क्यों, क्योंकि हम लोग निकालने से पहले चेक करेंगे, और जैसे चेक करेंगे ये मेरा किस में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा, और 10 में आ जाएगा, उतना मुझे चाहिए था। समझ आ रहा कि नहीं। अच्छा, आप लोग को ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना, सर वहां पे आप बोले सॉलिडिफिकेशन आ जाता, श्रिंकेज वहां पे आपका कंपनसेट करना पड़ता है। आप इससे पहले पढ़ा जाता है मशीनिंग अलायंस, वहां भी रिडक्शन पॉजिटिव बड़ा हो जाता है, यहाँ मेरा छोटा हो जा रहा है। तो सर ओवरऑल हर बार ही करेंगे नहीं, जितना भी अलायंस होता है ना, सबको एक साथ ऐड करके तब मेरा फाइनल प्रोडक्ट या फिर पैटर्न को उस तरह बना जाता है। मेरा बात समझ रहे हो ना, उससे मेरा सब ऐड होता है कि भाई ड्राफ्ट अलायंस हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, सेकिंग अलायंस, मशीनिंग अलायंस, श्रिंकेज अलायंस, सबको देखा जाता है कि इससे मेरा प्रोडक्ट जो कास्ट बढ़ेगा उसे हम लोग पॉजिटिव देना पड़ेगा या नेगेटिव देना पड़ेगा। सबको समअप किया जाता है कि उसमें मेरा बड़ा हो रहा है, इसमें छोटा हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब चीज को हम लोग को देख के फाइनल हम लोग प्रोडक्ट जो बनाते हैं, वो जो पैटर्न बनता है उससे मेरा बनता है कास्टिंग प्रोडक्ट या फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहा है। तो सबको समअप करता है तब जाके एक मेरा पैटर्न क्रिएट करता है, उससे मेरा बनता है। ये नहीं कि हर बार क्रिएट करेंगे सब में अलग अलग होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। जितना तरह का हो रहा है मैं सभी बता रहा हूं कि एक कास्टिंग प्रोडक्ट में कितना तरह का अलाउंसेस को ध्यान में रख के पैटर्न को क्रिएट करना पड़ता है। तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बस हाँ, एक बार आ जाने के बाद ये इजी होता है। तो कास्टिंग में ये सभी चीज होता है, तो मैं ये सारी चीज को हटा देता हूं। तो आप क्या समझे यहाँ पे भाई कि आप देखें कि यहाँ पे हम लोग को 8 था, यानी 8 था, तो हम लोग को चाहिए कितना, 10 का, तो हम लोग को देना पड़ेगा 8। तो यानी कि पैटर्न को हम लोग क्या किया, यहाँ पे छोटा किए, पैटर्न को छोटा किए। मुझे कास्टिंग प्रोडक्ट कितना, नीड कितना है, नीड है मेरा 10 mm का, लेकिन हम लोग दे कितना रहे, 8 का, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बड़ा हो जाएगा। तो नीड मतलब नीड समझ रहा है ना, कास्टिंग इतना मुझे चाहिए था, और ये हम लोग दे रहे हैं 8, क्या दे रहे हैं, पैटर्न दे रहे हैं। तो पैटर्न को क्या किया, हम लोग छोटा किए, जितना मुझे चाहिए। हम लोग को 10 mm चाहिए, लेकिन हम लोग 10 mm लेंथ का चाहिए, लेकिन हम लोग दे रहे हैं 8, पैटर्न दे रहे हैं, यानी कि पैटर्न को छोटा किए। छोटा मतलब नेगेटिव अलाउंस। तो आपका सेकिंग अलाउंस जो होता है कैसा होता है, मेरा नेगेटिव अलाउंस होता है। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट। चलो भाई, अब ये सारी चीज को इरेज करते हैं, फिगर में रहने दूंगा, ये एक्स्ट्रा चीजों को मैं यहाँ पे हटा देता हूं। ये सभी चीजों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूं। चलो, दिस इज इनफ, ये आप लोग यहाँ से समझ लोगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे कि ये मेरा था मोल्डिंग सैंड, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, मेरा मोल्डिंग आपका सैंड है ना। दिस वन इज योर पैटर्न। ये मेरा क्या है, ये मेरा पैटर्न था, ये मेरा क्या है, पैटर्न था, ठीक है। और ये मेरा रेड वाला क्लियरेंस है जो हम लोग प्रोवाइड किए, ठीक है। चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ। ये हम लोग क्या दिए, क्लियरेंस दिए, क्लियरेंस। और ये आपका क्या था, बिफोर सेकिंग था, बिफोर, या फिर मैं दूसरा कलर से इसको लिख देता हूं, क्लियरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, है ना। ये हो जाएगा आफ्टर, सॉरी बिफोर होगा ना,
ये हो जाएगा बिफोर सेकिंग, ये हो गया मेरा आफ्टर सेकिंग। चलो भाई साहब, क्लियर हुआ बाबू लोग? चलो तो अब हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, थोड़ा अब लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, क्या होगा भाई, लिखो आप लोग कि ड्यूरिंग द रेमिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग द रेमिंग ऑपरेशन, मुझे भी लिखना है साथ साथ में, मैं तो कहता हूँ आपकी बात आप लोग साथ साथ में लिखना, ठीक है। ड्यूरिंग द रेमिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग द रेमिंग ऑपरेशन द मोल्डिंग सैंड, द मोल्डिंग सैंड क्या हो जाता है, स्टिक कर जाता है ना, तो द मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड विल बी स्टिक, विल बी स्टिक टू द सरफेस ऑफ पैटर्न मटेरियल, टू द सरफेस ऑफ पैटर्न मटेरियल, ठीक है, सरफेस ऑफ पैटर्न मटेरियल, उससे मेरा ये चिपक जाता है, ठीक है। पैटर्न मटेरियल लिखो ड्यू टू, भाई क्यों, रीजन क्या है, ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टी, ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड में जो एडेसिव प्रॉपर्टी हो जाता है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, उसके चलते चिपक जाता है। तो ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो होता क्या है भाई, इसके बाद मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपका पहला हो गया। तो होता ये है, इन दिस पैटर्न लिखो, इफ लिखो, इफ द पैटर्न is removed from the mold without creating any clearance, if the pattern is removed from the mold without, अगर क्लियरेंस के विदाउट हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, विदाउट if the pattern is removed from the mold without creating any clearance between किसके बीच में, पैटर्न एंड मोल्ड और पैटर्न के बीच में अगर हम लोग क्लियरेंस नहीं करते हैं तो सैंड जो होता है, वो जो कैस्ट कैविटी है वो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इफ द पैटर्न इज रिमूव फ्रॉम द मोल्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी क्लियरेंस बिटवीन पैटर्न एंड मोल्ड, द मोल्डिंग सैंड विल डिस्टर्ब फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मोल्ड, द मोल्डिंग सैंड, आप सामने रहते तो आप लोग को मैं लिखवा लेता, ठीक है, लेकिन नोट से तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, विल डिस्टर्ब फ्रॉम द सरफेस ऑफ मोल्ड, ठीक है। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग नेगेटिव बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। टू ओवरकम दिस लिखिए, टू ओवरकम दिस, टू ओवरकम दिस पैटर्न विल बी सेक बिफोर रिमूविंग, पैटर्न विल बी, to overcome this pattern will be shake before removing from the mold,
मोल्ड से बाहर निकालने से पहले उसको हम लोग सेक करना पड़ता है। ड्यू टू दिस सम क्लियरेंस मेरा बन जाता है, सम क्लियरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन किसके किसके बीच में, पैटर्न एंड मोल्ड वॉल भी लिखना यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में लिखा रहा हूँ मोल्ड वॉल, पैटर्न और मोल्ड वॉल के बीच में क्लियरेंस हो जाता है। एंड द साइज ऑफ कैविटी विल इंक्रीज्ड, द साइज ऑफ कैविटी, साइज ऑफ मोल्ड कैविटी, चलो कैविटी ही लिखो, साइज ऑफ कैविटी विल बी इंक्रीज, कैविटी विल बी इंक्रीज, ठीक है। साइज ऑफ द पैटर्न कैविटी विल बी इंक्रीज। एक सेकंड में इसको एक बार देख लेता हूँ, क्या मैंने कहा, ड्यूरिंग द रैमिंग ऑपरेशन द मोल्डिंग सैंड विल बी स्टिक to the surface of the pattern material due to the adhesive property of the molding sand. If the pattern is removed from the mold without creating any clearance between the pattern and the molding sand will disturb from the surface of the mold to surface of the mold. To overcome this pattern will shake to overcome this pattern will be shake, ठीक है, before removing from the mold, सही बात है, from the mold. Due to this some clearance is created between the pattern and mold and the mold pattern and the mold wall. इसके बाद यहाँ आ जाएगा, हाँ आगे क्या यहाँ पे लिखोगे, द साइज ऑफ द कैविटी विल इंक्रीज, हाँ ठीक है, सही जा रहा है। यहाँ पे फिर से और एक लास्ट पॉइंट लिख लो कि टू ओवरकम दिस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैटर्न को बड़ा करना पड़ेगा। तो लिखो वाइल डिजाइनिंग, एक सेकेंड, वाइल डिजाइन ऑफ पैटर्न दी साइज ऑफ पैटर्न विल बी डिक्रीज, सॉरी बड़ा मैंने कहा था, डिक्रीज करेंगे ना, डिक्रीज करेंगे, छोटा करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सेक करेंगे तो बड़ा हो जाता है। तो डिक्रीज बाय कंसीडरिंग सेकिंग अलाउंसेस, ठीक है। और ये मेरा नेगेटिव होता है, इस पॉइंट का ध्यान रखना, इस पॉइंट का आप लोग ध्यान रखना। तो चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट देख लिख ही देता हूँ कि इट इज़ अ नेगेटिव अलाउंसेस, ये एक मेरा नेगेटिव अलाउंस होता है। समझ आया कि नहीं, जो मैंने कहा बस उस चीज़ को यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ एक टाइम पीरियड में आप लोग को लिखना भी है, आप लोग को समझाना भी है ना, सोच के बताना भी है और लिख भी देना है ना, तो इसलिए टाइम थोड़ा लग जाता है। देखो भाई, अच्छा चीज़ों को बताने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बहुत अच्छा तरह से टिप बाय टिप भी बता दिए। एक बार मैं अगर बड़ा लंबा चौड़ा बता देता ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैंने कहा सिंपल सा कि ड्यूरिंग द रेमिंग ऑपरेशन, जब हम लोग रेमिंग ऑपरेशन करते हैं, द मोल्डिंग सैंड विल बी स्टिक, चिपक जाता है टू द सरफेस ऑफ द मोल्ड पैटर्न। क्यों है? ड्यू टू एडिसिव प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड की एडिसिव प्रॉपर्टी के चलते पैटर्न के साथ चिपक जाता है हमारा मोल्डिंग सैंड। अब क्या होता है, इफ द पैटर्न इज रिमूव फ्रॉम द मोल्डिंग मोल्ड, अगर हम मोल्ड से निकालते हैं, पैटर्न को बाहर करते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी क्लियरेंस, बिना क्लियरेंस कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, मोल्ड एंड मोल्डिंग सैंड विल बी डिस्टर्ब। उससे क्या हो जाता है, जब मोल्ड हो जाता है
एक सेकंड, यहाँ क्या है, द क्लियरेंस बिटवीन द पैटर्न एंड मोल्ड द मोल्डिंग सेट विल बी डिस्टर्ब, मोल्डिंग सेट डिस्टर्ब हो जाएगा और डिस्टर्ब के चलते मेरा सरफेस ऑफ द मोल्ड भी खराब हो सकता है, ठीक है। नाउ टू ओवरकम दिस पैटर्न विल बी सेक बिफोर रिमूविंग द मोल्ड, इसलिए हम लोग थोड़ा सा क्लियरेंस क्रिएट करते हैं, उसके बाद निकालते हैं। ड्यू टू सम क्लियरेंस क्रिएटेड, इसके चलते मेरा क्लियरेंस क्रिएट हो जाता है किसके बीच में, मोल्ड वॉल के बीच में और पैटर्न के बीच में। आगे मैंने कहा सिंपल सा कि भाई टू ओवरकम दिस वाइल डिजाइन द पैटर्न, डिजाइन को पैटर्न करते समय हम लोग उसके साइज को छोटा करते हैं, पैटर्न के साइज को छोटा करते हैं, कंसिडरिंग द श्रिंकेज अलाउंस, और सॉरी श्रिंकेज बोल रहे सेकिंग अलाउंस, यानी कि सेकिंग अलाउंस में क्या होता है, नेगेटिव अलाउंस होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अलाउंस, नेक्स्ट क्या बढ़ेंगे हम लोग, यानी थर्ड नंबर पे, ये हम लोग सेकंड लिए थे, कहाँ गया, यहाँ पे जो था दैट इज योर थर्ड था, ये हम लोग का थर्ड था, ठीक है, सेकिंग अलाउंस। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ नंबर अलाउंस, फोर्थ नंबर का अलाउंस। अभी तक सारे जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ आई होप सो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नाउ हम लोग बात करेंगे आपका डिस्टॉर्शन के बारे में। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन इसको कहते थे, और एक नाम से क्या जानते थे, इसको हम लोग बोलते थे आपका केम्बर, केम्बर अलाउंस, या फिर यहाँ ना लिख के हम लोग डायरेक्ट इसको नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट, डिस्टॉर्शन, और हम लोग क्या जानते हैं इसको, केम्बर अलाउंसेस। क्या बोलते हैं, केम्बर अलाउंसेस इसको कहा जाता है। चलो भाई देखते हैं, ये काफ़ी इजी है, ये एकदम कुछ नहीं है। देखो होता क्या है ना कि अगर आपका अलग अलग थिकनेस का आप चीज़ों को सॉलिडिफाई कर रहे हो, अलग अलग थिकनेस का है, ठीक है। जैसे कि चलो भाई प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, जितना हो सके मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखो मान लेते हैं आपका ये एक है, इसका थिकनेस कितना बहुत ज़्यादा है, इसका थिकनेस कितना कम है। अब इन दोनों को साथ में हम लोग सॉलिडिफाई कर रहे हैं, दोनों मेरा लिक्विड में है, दोनों कास्ट का प्रोडक्ट में है, दोनों साथ में हम लोग सॉलिडिफाई कर रहे हैं। आप बताओ अगर साथ में करेंगे तो ये मेरा थिकनेस ज़्यादा है तो ये मेरा टाइम लगेगा सॉलिडिफाई होने में, सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन ये इसका थिकनेस मेरा कम है तो इसको सॉलिडिफाई होने में कम टाइम लगेगा, इसको सॉलिडिफाई होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको सॉलिडिफाई होने में कम टाइम लगेगा। कम आपका थिकनेस कम है तो जल्दी होगा, थिकनेस ज़्यादा तो टाइम लगेगा। तो जिसके चलते क्या हो जाता है, एक मेरा जल्दी होने लगता है, ये ट्राई करता है जल्दी हम होंगे, और ये करता है कि नहीं हम नहीं होने देंगे, तो क्या हो जाता है, दोनों बेंड कर जाता है, एक बेंड कर जाएगा मेरा, यानी कि आपका क्या हो जाता है, डिस्टर्ब कर जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्टॉर्शन अलाउंस। तो समझ आया कि नहीं? यानी कि जब मेरा अलग अलग थिकनेस का मटेरियल को या फिर एलॉय को, मेटल को, अगर हम लोग उसको सॉलिडिफाई करते हैं कास्टिंग के टाइम पे, तो क्या हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन रेट अलग होता है। कोई जल्दी मेरा ठंडा होता है, कोई मेरा कम जल्दी होता है, कोई मेरा फास्ट होता है, कोई मेरा कम होता है, स्लो होता है। तो फास्ट और स्लो के चक्कर में, सॉलिडिफिकेशन के चक्कर में मेरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है मटेरियल में, जिसको कहा जाता है मेरा डिस्ट्रक्शन अलाउंसेस या फिर केम्बर अलाउंसेस। इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं ना, मान लो, चलो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, उससे आप ज़्यादा बेटर तरीका समझिएगा, ठीक है। देखो क्या है कि भाई ये एक मेरा है, ठीक है, इस तरह का हम लोग कास्ट पहले कैविटी बनाई, उसमें मोल्टन मेटल पोर कर दिए, एक है, और नीचे में इस तरह का है, ये मेरा पहला है, ठीक है। इसको हम लोग कर रहे हैं सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं। इसका थिकनेस मेरा पहला वाला का देख रहे हैं आप, मेरा ज़्यादा थिकनेस है, इसका वाला मेरा कम थिकनेस है, इसका कम थिकनेस है, ठीक है, कम थिकनेस है, एक का ज़्यादा थिकनेस है, बड़ा है, एक मेरा छोटा है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं। तो होगा क्या मेरा ना, ये जो पहला वाला है ये ट्राई करेगा कि भाई हम तो भाई होने ही नहीं देंगे, हम मेरा होने नहीं देंगे, लेकिन छोटा वाला चाहेगा कि हम जल्दी होंगे। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है ना, ये मेरा डिस्ट्रक्शन कर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मेरा बेंड कर जाता है। समझ आया कि नहीं? ये हो जाता है।
तो ये हो जाता आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के टाइम। मैंने क्या कहा कि भाई मुझे अगर सॉलिडिफिकेशन रेट अलग अलग है, क्यों? ड्यू टू अलग अलग थिकनेस का मुझे अगर मटेरियल मिल गया है और साइज मिल गया है, तो उससे क्या हो जाता है, कोई मेरा जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, कोई मेरा टाइम लेता है सॉलिडिफिकेशन होने में, और इसके चलते कंपोनेंट मेरा डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेस के चलते। स्ट्रेस जनरेट होता है क्योंकि ये चाहेगा, बड़ा वाला चाहेगा कि हम भाई जल्दी तो नहीं होंगे, मेरा टाइम लेगा, और ये चाहेगा हम जल्दी होना चाहेंगे, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, और जो स्ट्रेस जनरेट होता है उस स्ट्रेस के चलते ये मेरा डिस्टॉर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है मेरा डिस्टॉर्शन या क्या फिर कैम्बर अलाउंसेस। अब भाई कैम्बर अलाउंस मींस होता क्या? सर आप तो बोल रहे बार बार कि अलाउंसेस है, अलाउंसेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो आप बता रहे कि होगा क्या? अलाउंस हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग हम लोग लगाते हैं, हम लोग तो इंसान है, खुरापाती दिमाग है, हम लोग ये सोचते हैं इस तरह का हम लोग मटेरियल ही लिए, मतलब इसी तरह का हम लोग कैविटी ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये मेरा स्ट्रेस जनरेट होगा और ये चाहेगा नहीं होने देंगे, और ये चाहेगा उसको खींचेगा। सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो है सेकंड वाला, एक सेकंड, ये जो सेकंड वाला ये चाहेगा कि हम भाई जल्दी नहीं होंगे, मैं सॉरी, ये मेरा चाहेगा कि हम भाई जल्दी हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाला जो है इसके पास ज़्यादा थिकनेस है, ये स्लो होगा, लेकिन सेकंड वाला जल्दी होगा, तो आपस में जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगा ना, इसके चलते बेंड होता था ना, तो हम लोग कैविटी ऐसा क्रिएट करेंगे कि मेरा फाइनल जो प्रोडक्ट मिले ना ऐसा मिले। समझ आ रहा है? तो हम लोग खुरापाती दिमाग लगा के अपोजिट ही, मतलब कंपोनेंट को जिस तरह का वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है, ये हम लोग का स्टडी से इतना सालों से हम जो किए हैं ना उससे पता चलता है। और इंटरनल स्ट्रेस है, किस तरह का मटेरियल हम लोग कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था ना अलग अलग तरह का सबका हम लोग अलाउंस देते हैं, जो मैंने पहला क्लास में बताया था या सेकंड क्लास में मैंने कास्ट आयरन का बताया था, एल्यूमिनियम का बताया था। तो भाई जिस तरह का मटेरियल का मुझे कास्टिंग करना उसमें कितना अलाउंस पर एमएम में दिया जाएगा, 1000 एमएम में कितना एमएम का वो रिडक्शन करेगा, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और स्टडी से भाई जितना होगा ना वो हम लोग पहले उसी तरह का कास्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि पता है कि भाई ये फाइनल मुझे इस तरह का देगा, तो हम लोग अपोजिट रख देंगे कि भाई तुम ऐसा होगा, एक काम करो ऐसे ही रखो, ऐसे ही कैविटी क्रिएट करके मोल्टेन मेटल पोर कर दो, सॉलिडिफिकेशन ऑटोमेटिक दोनों का दोनों मेरा स्ट्रेट मिल जाएगा। समझ आया? तो ये होता क्यों है? ड्यू टू अलग अलग सॉलिडिफिकेशन टाइमिंग के चलते, कोई मेरा जल्दी सॉलिडिफिकेशन होता है, कोई मेरा लेट होता है, कोई मेरा जल्दी होता है, और वो क्यों होता है? अलग थिकनेस, शेप एंड साइज के चलते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग करना है क्या है भाई, ये तो मेरा जा रहा था, ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई, ये मेरा होता आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, आफ्टर सॉलिडिफाई, ये आफ्टर सॉलिडिफाई मुझे ऐसा देखने को मिलता है, और ये बिफोर मेरा है, ठीक है, ये मेरा बिफोर है, बिफोर सॉलिडिफाई, या फिर यही रखने दो ना आफ्टर सॉलिडिफाई। बट हम लोग करते क्या, वो मैं आप लोग को दूसरा फिगर में बता रहा हूं, हम लोग क्या करते हैं इसी तरह का क्रिएट करते हैं, पहले ऐसा क्रिएट कर देते हैं, ऐसा क्रिएट कर देते हैं, ताकि मेरा जो फाइनल जो मुझे मिलेगा वो मुझे कैसा मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, मतलब स्ट्रेट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो आप देख रहे हो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद है, ये दोनों तरफ क्या हो रहा है, आफ्टर सॉलिडिफाई के बाद। होता कुछ ऐसा था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जिस साइड में डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड कोई पैटर्न हम लोग बना देते हैं, उससे क्या हो जाता है, ताकि पैटर्न जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन वो मेरा ऑटोमेटिकली सही हो जाता है शेप एंड साइज। तो ये करते हैं हम लोग डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस में। ठीक है, तो चलो भाई इसका फटाफट लिख लेते हैं हम लोग 3-4 लाइन डिस्टॉर्शन अलाउंसेस के बारे में। इस चीज़ को मैं सही से नहीं लिखा हूँ, थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, समझ आया? इसमें कुछ भी नहीं करते भाई, बस आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है कि भाई अगर डिफरेंट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन रहा है तो उसमें मेरा और तो अलग अलग टाइम में मेरा सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइम, एक सेकंड थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, अलग अलग टाइम में सॉलिडिफाई होगा क्योंकि अलग शेप एंड साइज रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, अपोजिट हम लोग पैटर्न बना देंगे, जिस तरह का वो सॉलिडिफाई होगा पहले उसी तरह का हम लोग पैटर्न बना के रख देते हैं, ताकि सॉलिडिफिकेशन के बाद ऑटोमेटिकली सही हो जाए शेप एंड साइज में। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग फटाफट लिखते हैं, और लास्ट इसके बाद हम लोग देखने वाले ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस, जो हम लोग टेपर प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल जो क्लियरेंस से बचने के लिए। तो मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, लिखो भाई ड्यू टू
डिफरेंट शेप एंड साइज, या फिर एक सेकंड, ड्यू टू साइज एंड शेप, ड्यू टू साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू, यहाँ पे बेटर ये रहेगा ड्यू टू पहले लिखेंगे, ड्यू टू डिफरेंट साइज एंड शेप, एक सेकंड लिखेंगे भाई, ड्यू टू डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, अलग अलग शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट रहने के चलते, द डिफरेंट इन द श्रिंकेज रेट, द डिफरेंट श्रिंकेज रेट में डिफरेंट होता है, कोई मेरा जल्दी श्रिंक करता है, कोई मेरा लेट से श्रिंक करता है, यानी कि सॉलिडिफिकेशन टाइमिंग जो होता है आगे पीछे हो जाता है, पहले कोई बाद में करता है, ठीक है, श्रिंकेज रेट, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिफरेंट इन श्रिंकेज रेट, देयर इज possibility of distortion of the object, जिसके चलते मुझे ऑब्जेक्ट में डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है, डिस्टॉर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे खुरापाती दिमाग, ठीक है। टू ओवरकम दिस लिखिए, टू ओवरकम दिस, इससे बचने के लिए डिस्टॉर्शन अलाउंस विल बी, डिस्टॉर्शन allowances will be provided, allowances will be provided on the object opposite the direction of distortion, ठीक है। क्या करेंगे भाई, provided on the opposite, on the object opposite to डायरेक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन जैसे होगा ना उसके जस्ट ऑपोजिट में हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसका पैटर्न, ठीक है, जिससे वो मेरा बाद में सीधा हो जाएगा। आगे लिखो, दिस वैल्यू डिपेंड ऑन, दिस वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लीनियर डायमेंशन पे ये डिपेंड करता है कि कितना मेरा लेंथ का, कितना थिकनेस का, ये सभी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं, ये मेरा चीज़ हो गया, काफ़ी मेरा इजी था, इतना इट्स नॉट वेरी टफ। श्रिंकेज अलाउंसी जो आप एक बार उसको क्लियर हो गया होगा ना, बाकी सब तो इजी ही है। श्रिंकेज अलाउंस जो पहला मैंने बताया था, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बाकी से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल आपको पूछा जाएगा कि क्या होता है, बस इसी से एक दो लाइन आपका थ्योरेटिकल पूछा जाता है। चलो भाई, तो मैंने क्या यहाँ पे बताया, आपको बताया कि ड्यू टू डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिफरेंट इन श्रिंकेज रेट, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन, ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू ओवरकम दिस, इसको बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन, द वैल्यू ऑफ द डिपेंड। सही है, बिल्कुल सही है। अगर कभी ये स्पेलिंग मिस्टेक होता है जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं, फटाफट लिखते चलते हैं, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, राइट। चलो भाई,
आगे बढ़ते हैं, लास्ट मेरा आ जाता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं पेज को, बिकॉज मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए होगा। चलो 3-4 चीज में कम बन जाना चाहिए। फाइनली 5वां नंबर हम लोग का क्या देखेंगे आज हम लोग, लास्ट हम लोग देखने वाले हैं ड्राफ्ट अलाउंस के बारे में। ड्राफ्ट जिसको हम लोग टेपर भी बोलते हैं ना, या फिर टेपर अलाउंसेस। क्या होता है सर? देखो क्या होता है ना, आप इसको मैं फिगर से ही समझाता हूं, या फिर पहले देखो टेपर अलाउंस हम लोग क्या करते हैं कि आप एक सेकेंड, ये मेरा मोल्ड बॉक्स है और ये मेरा पैटर्न है, ठीक है, ये मेरा मोल्ड बॉक्स और मेरा पैटर्न है। नाउ मोल्ड बॉक्स में जब हम लोग यहाँ पे मान लो इस तरह करके हमको पैटर्न डालना है, इस तरह डालना है, ठीक है, ऐसे डालना है। और जब इसको हम लोग निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे, तो इसके बीच में, इन दोनों सरफेसों के बीच में टच कर रहा है। तो इस टचिंग के चक्कर में चूंकि ये सेंड का बना रहा था, मान लो यहाँ पे डालने के बाद, डाल दिए इस तरह, डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेंड डालेंगे ना, चारों तरफ सेंड डालेंगे तो पूरी तरह से ये टाइट हो जाएगा, रेमिंग कर देंगे उसके बाद। तो जैसे इसको निकालते हैं, सीधा से निकालते हैं, तो क्या हो सकता है, वर्टिकल जो आपका वर्टिकल ये कॉन्टैक्ट है, ये जो आपका वर्टिकल कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो वर्टिकल कॉन्टैक्ट है, वो वर्टिकल कॉन्टैक्ट डिस्टर्ब हो सकता है। मतलब जैसे जैसे निकालते जाएंगे ना, तो ये दोनों साइड में क्या हो सकता है, ब्रेक कर सकता है, मेरा सेंड टूट सकता है। तो उस वर्टिकल कॉन्टैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा टेपर प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे हम लोग, इस तरह इधर टेपर दे देंगे, इधर में कुछ एंगल में दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जैसे मेरा ये निकलते जाएगा ना, वो मेरा कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, वर्टिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ से टेपर प्रोवाइड कर देते हैं। समझ आया? चलो फिगर से देखो और आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी यहां से देखिए आप। तो भाई मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि लेट सपोज लो कि मेरा कुछ इस तरह का है मोल्ड बॉक्स है, ठीक है। यहां पे मेरा पैटर्न जो है, ये मेरा ड्रैग बॉक्स है, ड्रैग बॉक्स में सिंपल हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह का पैटर्न का, जो कि पार्टिंग लाइन से मेरा सटा हुआ है, और ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा पैटर्न है। और इसमें चारों तरफ क्या है, मेरा सेंड है, इसके सेंड डाल के हम लोग क्या कर दिए, रेमिंग कर दिए, ठीक है भाई, यानी मोल्डिंग सेंड है ये आपका। अच्छा, होता क्या है ना, ये तो मोल्डिंग सेंड है ना। जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, तो ये देखो सेंड तो इसके में पूरी तरह से सटा हुआ है इसके चारों ओर। ये देखो इधर देखो, वर्टिकल, वर्टिकल वाला देखो, ई वाला, ये जो वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल। तो वर्टिकल में ये बहुत सारा सेंड इसके साथ है, और ये एडेसिव प्रॉपर्टी के चलते ये क्या है, पूरी तरह से ये इसके साथ चिपका हुआ है, एडेसिव प्रॉपर्टी के साथ चिपका हुआ है। जब ये बाहर निकालते हैं तो ये इधर से ब्रेक हो सकता है, इधर से मेरा ब्रेक होके बाहर निकल सकता है, सेंड वगैरह बाहर सकता है, और मेरा कास्टिंग जो कैविटी रहेगा वो बिगड़ सकता है। तो उसके चलते हम लोग करते हैं क्या, थोड़ा सा टेपर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टेपर प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड में। किस तरह का टेपर प्रोवाइड करेंगे ये आप देख लो, कि मान लो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टेपर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से थोड़ा टेपर दे देंगे इस तरह करके, और इधर भी थोड़ा सा हम लोग टेपर प्रोवाइड कर देते हैं। इस दोनों साइड में हम लोग टेपर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि मेरा जब ये बाहर आए ना, तो मेरा जो वर्टिकल कॉन्टैक्ट होता है, कंटिन्यूअस वर्टिकल कॉन्टैक्ट, जैसे जैसे बाहर करते जा रहे हैं, जैसे ये मेरा छोटा बना रहे हैं, मान लो बहुत बड़ा कास्टिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैटर्न है, बाहर जा रहा है, तो कंटिन्यूअस वर्टिकल कॉन्टैक्ट जो वो मेरा कम हो सके। और कम होने से क्या हो जाता है, मेरा जो आपका पैटर्न है वो सही तरह से बाहर आ जाता है, और केविटी भी कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। दिक्कत क्या होता है, दिक्कत ये हो जाता है कि मेरा जो केविटी है उसका, मेरा जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि देखो इधर बढ़ गया ना। पहले आपको कैसे मिलता था, केविटी इस तरह मिलता, लेकिन चूंकि इधर दोनों तरफ हम लोग टेपर दे दिए, तो टेपर के चलते अब जो मुझे मिलेगा केविटी, कुछ इस तरह से केविटी मुझे देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ केविटी। इधर भी कुछ टेपर इतना आ जाएगा मेरा एक्स्ट्रा, इधर भी कुछ मेरा एक्स्ट्रा इधर आ गया है। तो अब पहले हमको मिलता था कैसे मिलता था, ऐसे मिलता था, ठीक है, पहले हमको ऐसे मिलता, लेकिन बाद में मुझे ऐसा मिलने लगा, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग टेपर को उसको काट के हटा दिए सेंड को, ताकि इजी तरीके से रिमूव हो सके मेरा पैटर्न। तो हम लोग क्या किए, इसमें सिंपल आपको क्वेश्चन पूछेगा, वे कंटिन्यूअस वर्टिकल कॉन्टैक्ट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा हम लोग पैटर्न को प्रोवाइड करते हैं, तो आपका ड्राफ्ट या फिर टेपर अलाउंस। अब यहां से कुछ एंगल पूछा जाता है कि ये थीटा एंगल कितना में दिया जाता है, वो सभी चीजों के बारे में चलिए मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए इस फिगर को मुझे थोड़ा सा और अच्छे से बताना यहाँ पे पड़ेगा, और एक बार इरेज करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि वो एंगल आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हम लोग और एक बार बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये मेरा मोल्ड बॉक्स है, यहाँ मेरा था पैटर्न, ये मेरा है पैटर्न, ठीक है, और यहाँ हम लोग देंगे कुछ एंगल प्रोवाइड करेंगे, कंटिन्यूअस वर्टिकल जो कॉन्टैक्ट है उसको
रिड्यूस करने के लिए, और ये जो देंगे एक हम लोग थीटा में देते हैं, इसका कुछ थीटा का वैल्यू होता है। आप इसको कैसे निकालोगे उस चीज़ को समझो। देखो ये जो डिस्टेंस है ना, हम लोग इसको x मान लेते हैं, जो हम लोग एंगल जितना प्रोवाइड किए हैं पैटर्न से डिस्टेंस हम लोग x मान लिए, और ये जो मेरा पैटर्न का हाइट है ये कुछ ना कुछ मेरा हाइट होगा, तो लेट समझ लो इस हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, इस हाइट को हम लोग क्या मान लिए, h मान लिए। तो यहाँ से आप देख रहे हो ना, एक एंगल मुझे मिल गया, एक ट्रेंगल मुझे मिल गया। ट्रेंगल जो मुझे मिला कुछ कैसा मिला, इस तरह का मुझे मिला, ऐसा कुछ मुझे मिला, ऐसा कुछ मुझे मिला, जहाँ पे इस यहाँ जो यहाँ से है ये आपका x है, ये आपका x है, इजंट इट, ये आपका x है। जो आपका हाइट है ये हाइट, ये आपका h हाइट है, ठीक है, ये आपका h हाइट है, राइट। एंड ये आपका यहाँ पे दिया गया थीटा है, ये आपका दिया गया थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा दिया गया है। अब मेरा बात समझो, थीटा एंगल के लिए अगर हम लोग लेंगे तो आपको पता है कि भाई टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है आपका p बाई बी, p बाई बी होता है, ठीक है, p बाई बी होता है। p परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला कौन सा है, मेरा x है, तो ये मेरा p हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आ जाएगा x आ जाएगा। और बेस, बेस इसके लिए कौन सा हो जाएगा, बेस अगर देखेंगे तो बेस आपका ये वाला h आ जाएगा आपका बेस। तो x बाई एच हम लोग लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x बाई हम लोग h लिख सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ निकालना है कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एच आ गया, और मुझे ये क्या निकालना, मुझे यहाँ पे निकालना आपको थीटा, ये थीटा कितना आएगा या फिर एक्स कितना आएगा, एक्स ये मेरा कितना दूर आ जाएगा, एक्स का कितना दूरी तक हम लोग देंगे ये निकालेंगे। हम लोग एक्स भी निकाल सकते हैं, थीटा मुझे चाहिए तो थीटा भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना चाहे, हम लोग किसका वैल्यू निकालना चाहिए, एक्स का वैल्यू, कि कितना डिस्टेंस में हम लोग देंगे, तो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे कितना, कि भाई हो जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एच टेन थीटा। तो यहां से हम लोग का क्या निकल गया भाई, x इक्वल टू निकल गया आपका, x इक्वल टू निकल गया h टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, राइट। एंड ध्यान रखना कि ये जो थीटा का वैल्यू हम लोग कितना देते हैं, थीटा का वैल्यू, सॉरी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, थीटा का वैल्यू जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो देते हैं हम लोग हाफ डिग्री से 1 डिग्री के बीच में, हाफ डिग्री से 1 डिग्री देते हैं। कभी कभी आईआईटी कभी कभी जो है, क्योंकि अधिकतर हम जो टीचर से पढ़े आईआईटी टीचर से, उन लोग का ये मानना है कि इसको हम लोग लेते हैं 1 से लेकर 3 डिग्री तक। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, ये आईआईटीएन टीचर द्वारा माना जाता है, जैसे आईआईटी मद्रास के टीचर लोग ये मानते हैं कि इसको दिया जाता है 1 से 3 डिग्री, बट अधिकतर आपको हाफ से अगर 1 डिग्री भी रहेगा वो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। डिपेंड और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो 1 हाफ से लेकर 1 डिग्री तक देते हैं, 1 से लेकर 3 तक भी दिया जा सकता है। ये कहाँ, ये इस एंगल का बात कर रहा है। और एक्स जो डिस्टेंस है कितना जाएगा वो आप इस तरह करके निकाल सकते हो, आप सिंपल सा एक ट्रायंगल से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये चीज़ आपका हो गया। तो ये आपको पता है ना, ट्रायंगल में आपका पी हो जाता है, ये आपका बी हो जाता है और ये आपका एच हो जाता है। ये हाइपोटेनियस है एच, ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर है, ये ऊपर वाला हो गया। तो इससे आप इस तरह करके निकाल सकते हो, नॉर्मली आप आराम से निकाल सकते हो। भाई कितना, मुझे किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, एच का निकाल सकते हो, कुछ ना कुछ तो आपको दिया रहेगा, आपको एंगल पता रहेगा कि भाई मुझे 1 से लेकर कितना देना है, तो ये आपको गिवन रहेगा, फिर दिया रहेगा। और आपको अगर एक्स दिया रहे, एक्स आपको दिया रहेगा तो एच निकाल सकते हो, एच दिया रहेगा तो आप एक्स निकाल सकते हो। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कितना टेपर मुझे देना है किस वाले चीज़ में। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं भाई, ये भी आप समझ गए होंगे भाई, वर्टिकल सरफेस जो होता है वो वर्टिकल सरफेस डैमेज हो सकता है और ब्रोक हो सकता है जब हम लोग पैटर्न को निकालते हैं बाहर, क्योंकि सैंड का, इसीलिए हम लोग थोड़ा टेपर प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली मेरा रिमूव हो सके, ताकि मेरा जो कंटिन्यूअस वर्टिकल कॉन्टैक्ट है वो मेरा रिड्यूस हो सके, कॉन्टैक्ट में ना आए और डैमेज ना करे मेरा। समझ आया, बस यही चीज़ आपको समझाना था, दैट्स इट, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, और कुछ चीज़ों का मैं बात करता हूँ। मान लो कि इस तरह का दो हम लोग प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं बाहर, इस दो हम लोग वर्टिकल इस तरह करके आपका है पैटर्न। ठीक है, इस केस में आपको समझना है थोड़ा सा, वर्टिकल दो मेरा क्या पैटर्न है जिसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो आपका सरफेस है ये इंटरनल सरफेस कहलाएगा, ये दोनों, ये सरफेस क्या कहलाएगा आपका, इंटरनल सरफेस, इंटरनल सरफेस कहलाएगा। और ये दोनों जो कहलाएगा ना, ये और ये दोनों क्या कहलाएगा मेरा, एक्सटर्नल सरफेस कहलाएगा, एक्सटर्नल सरफेस। पूछा ये जाता है कि जो हम लोग ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं वो एक्सटर्नल में ज़्यादा देता है फिर इंटरनल सरफेस में ज़्यादा देते हैं। तो याद रखना, हम लोग को ज़्यादा जो प्रोवाइड करेंगे वो इंटरनल सरफेस में ज़्यादा देंगे, बिकॉज इंटरनल सरफेस मेरा ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहता है।
ज़्यादा कॉन्टेक्ट मेरा ज़्यादा वो केविटी को मतलब ज़्यादा मेरा सेंड केविटी को ख़राब कर सकता है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि भाई जो हम लोग ड्राफ्ट अलाउंस देंगे वो हम लोग एक्सटर्नल, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई हम लोग जो देंगे ना, प्रोवाइड करेंगे, वो हम लोग एक्सटर्नल ड्राफ्ट अलाउंसेस एक सेकंड ये मुझे हो नहीं रहा, चलो ठीक है, मैं आप लोग समझ लेना कि ड्राफ्ट अलाउंसेस का ही बात करें। तो एक्सटर्नल से ज़्यादा हम लोग क्या देंगे, इंटरनल देंगे, इंटरनल ड्राफ्ट अलाउंसेस ज़्यादा देंगे। बिकॉज इंटरनल में क्या होता है ना, इससे मेरा ज़्यादा मटेरियल हट सकता है, ज़्यादा मेरा वर्टिकल कॉन्टैक्ट में रहता है, किसके, सेंड के। तो हम लोग इंटरनल जो ड्राफ्ट अलाउंसेस से ज़्यादा देंगे जब हम लोग वर्टिकल दो पैटर्न को बाहर निकाल रहे हैं। वर्टिकल हम लोग को केविटी क्रिएट करना, तो वर्टिकल को कम आपको पैटर्न भी यूज़ करना पड़ेगा, उसको बाहर करने टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको पूछेगा इंटरनल एक्सटर्नल में, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको पूछ सकता है वुड के बारे में, किसके बारे में पूछ सकता है, वुड के बारे में। यहाँ मुझे इस जगह नहीं मिल रहा, चलो ठीक है, यहाँ हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपको बोलेगा, चलिए ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट पेज में आप लोग को ले चलता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आप लोग वो चीज़ समझ गए होंगे इंटरनल एक्सटर्नल। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई, जो ड्राफ्ट अलाउंस हम लोग देते हैं, ड्राफ्ट अलाउंसेस जो हम लोग देते हैं, किसके किसके, तो हम लोग देखें ड्राफ्ट अलाउंस जो एक्सटर्नल में हम लोग देते हैं उसमें कम देते हैं। हम लोग इंटरनल में जो देते हैं ड्राफ्ट अलाउंस वो मेरा ज़्यादा रहता है, INTERNAL, इंटरनल ड्राफ्ट अलाउंस ज़्यादा देंगे। कुछ अगर पूछेगा तो चलो मैं उसको बता देता हूँ। जैसे आपको वुड का पूछ सकता है, ठीक है, मेटल का पूछ सकता है, प्लास्टिक का पूछ सकता है, ये तीनों चीज़ों का बस इतना ही ध्यान रखो ना, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वुड का अगर बात करेगा ना, तो हम लोग इंटरनल जो ड्राफ्ट अलाउंसेस देते हैं, इंटरनल ड्राफ्ट अलाउंस वो हम लोग लेते हैं 0.5 से देते हैं हम लोग 3 डिग्री तक, ये डिग्री में सारा हो रहा है, ठीक है, इतना देते हैं। अगर एक्सटर्नल का बात करेंगे तो हम लोग कम देते हैं, ये हम लोग देते हैं 0.25 से लेकर हम लोग देते हैं 3 डिग्री तक। तो ये देखो 0.25 से, लेकिन स्टार्ट होता है 0.5 से मेरा, तो हम लोग क्या दिए, इंटरनल ड्राफ्ट अलाउंसेस ज़्यादा देते हैं। मेटल में अगर बात करेंगे तो मेटल में स्टार्ट होता है 0.35 से जाता है मेरा 1.5 तक, 1.5 डिग्री तक जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग इंटरनल में, तो इंटरनल ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा देंगे, 0.5 से मेरा जाता है 3 डिग्री के बीच में ही जाता है ये चीज़ मेरा। अगर बात करेंगे प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक में मेरा 0.5 से लेकर 1 डिग्री तक देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर बात करें हम लोग इंटरनल का, तो इंटरनल मेरा 0.35 से लेकर जाता है मेरा 2.25 के बीच में, इतना हम लोग अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर प्लास्टिक का मुझे पैटर्न बनाना है तो पैटर्न हम लोग इतना अलाउंसेस देकर उसको बाहर निकालेंगे। समझ आ रहा कि नहीं? मेटल में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, प्लास्टिक में आप देखो यहाँ थोड़ा कम देते हैं, वुड में भी थोड़ा हम लोग ज़्यादा देते हैं। तो ये अलग अलग तरह का है, और सभी केस में आप देख रहे हो कि मेरा इंटरनल जो अलाउंसेस है, ड्राफ्ट अलाउंस, वो हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल ड्राफ्ट अलाउंसेस से। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, और ये हमेशा याद रखना कि इंटरनल अलाउंसेस हम लोग ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इंटरनल जो रहता सरफेस वो मेरा ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहता है, ज़्यादा सरफेस मतलब मेरा सेंड को, मोल्डिंग सेंड को बाहर निकाल सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, बर्बाद खराब कर सकता है, मेरा डिस्टर्ब कर सकता है, तोड़ सकता है, किसको, आपके केविटी को, राइट। तो ये आपका चीज़ हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ को तो कहने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सेंड रहेगा, मोल्डिंग सेंड रहेगा। ये आप लोग अभी तक जो है इतना पढ़ रही हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पे अच्छा लगने के लिए ये आपका जो है सेंड है, ठीक है। और ये आपका मोल्ड बॉक्स है, ये क्या है बेसिकली आपका पूरा का पूरा मोल्ड बॉक्स है, मोल्ड बॉक्स। चलो भाई, और ये आपका तो पैटर्न था, ये तो आपको पता ही है, जो ग्रीन कलर का है ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा पैटर्न था। और बाकी यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में हो गया, आ गया होगा। चलो, तो अब इससे रिलेटेड हम लोग बस लिख देते हैं, देन हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भाई इजी रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले लिखो फॉर इजी रिमूवल, फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न,
पैटर्न के इजी रिमूवल के लिए हम लोग ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम दी मोल्ड बॉक्स, ड्राफ्ट allowances are provided on the pattern, जो क्या करता है, विच रिड्यूस करता है मेरा वर्टिकल कॉन्टैक्ट को, कंटिन्यूअस वर्टिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो विच रिड्यूस, यहाँ पे एक सेकेंड, पैटर्न TERN पैटर्न प्रोवाइडेड, ड्राफ्ट अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड ऑन दी पैटर्न विच रिड्यूसेस या फिर रिड्यूसेस कंटिन्यूअस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंटिन्यूअस वर्टिकल कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच में, बिटवीन पैटर्न एंड मोल्ड, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसके लिए ड्यू टू दिस द शेप ऑफ या फिर द शेप ऑफ कास्टिंग विल चेंज, मेरा कास्टिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, ये मेरा डिपेंड किस में करता है, तो उस चीज़ को मैं बारे में लिखा देता हूँ, लिखो, इट्स डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ द वर्टिकल सरफेस, और इसी के चलते मेरा डिग्री चेंज हो सकता है, डिग्री कैन वेरी, ठीक है, डिग्री मेरा वेरी कर सकता है। मैंने क्या कहा भाई कि इट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ द वर्टिकल सरफेस, कैसा मेरा लोकेशन पे है उस चीज़ पे ये मेरा डिपेंड करता है, याद रखना, समझ आया क्या कहा। मैं एक बार देख लेता हूँ सही कुछ लिखा हो तो, कुछ अगर गलत लिखा हो तो, फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न, ठीक है, फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड बॉक्स, ड्राफ्ट अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड, ठीक है, ऑन द पैटर्न, ठीक है, ओके, ठीक है, विच रिड्यूसेस कंटिन्यूअस वर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस वर्टिकल कॉन्टैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैटर्न एंड मोल्ड। ड्यू टू दिस शेप ऑफ द कास्टिंग विल चेंज, CHANGE, अगर इस तरह कोई चीज़ छूट जाता तो आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है, चेंज। मैं ट्राई करता हूँ, देखो मैं ट्राई करता हूँ कि एक भी मिस्टेक ना हो, ना तो स्पेलिंग में ना कोई चीज़ में, बट एज ए ह्यूमन बीइंग भाई एरर तो होना ही है। आप देख लो कोई भी मशीन में आपको थोड़ा बहुत एरर देखने को मिलता है, तो थोड़ा बहुत एरर देखने को मिलेगा, और आप लोग स्मार्ट हो, इतना तेज हो, तो आप लोग इस चीज़ को पकड़ लोगे। हाँ, भले मुझे बता देना सर यहाँ पे आप गलती से कर लियो, ये नहीं सर आता नहीं, ये सारा चीज़ बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। अब जब हज़ारों चीज़ बताया जाता है, मान लो मैं 1000 क्वेश्चन को बताता हूँ, उस 1000 क्वेश्चन में एक में किसी में मिस्टेक हो गया, किसी में इंटू कर रहे हैं तो प्लस लिखा गया, फिर फॉर्मूला गलती से मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ये सभी चीज़ें कभी कभी हो जाता है, तो वो सारा चीज़ आप लोग समझ सकते हो। चलिए, एंड इट्स डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस मेरा किस लोकेशन पे उसमें भी डिपेंड करता है, उस चक्कर में इसमें वेरी मेरा चेंज करता है, डिग्री कितना डिग्री दे रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ ये सारा चीज़, ठीक है, डिग्री जो हम लोग यहाँ पे देते थे। चलो भाई, ये चीज़ मेरा हो गया आज का क्लास, एकदम लोग लास्ट पेज एक बच गया, इसको मैं डिलीट कर देता, अच्छी बात है, जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया। थैंक यू फॉर योर इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए, और आई होप सो जो मैंने पढ़ा है वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये मैं ट्राई किया हूँ अच्छी तरह से आप लोग को समझा दो, कोई भी चीज़ ना छोड़ूं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पैटर्न मटेरियल के बारे में। अभी तो समझ गए हो ना पैटर्न क्या होता है, पैटर्न में क्या अलाउंस देते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैटर्न के लिए कौन कौन सा हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है, मटेरियल कितना हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, वुड का बात करेंगे, मेटल का बात करेंगे। मेटल क्यों यूज़ करते हैं भाई, पैटर्न से काम अगर चल रहा है वुड से, पैटर्न अगर लकड़ी का बना रहे हैं तो वुड से काम चल रहा है तो मेटल क्यों यूज़ करेंगे।
ठीक है। एक्सपेंडेबल पैटर्न क्या होता है, परमानेंट पैटर्न क्या हो जाता है, मेटल क्यों यूज करते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, लाइट प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे पैटर्न मटेरियल के बारे में, और जैसे पैटर्न मटेरियल यूज खत्म हो जाता है देन हम बात करें टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे मोल्डिंग सेंडर वगैरह का बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्री माइंडेड पढ़िए, मस्त आराम से। कभी अगर बोर होते हैं तो गाना वगैरह सुन लिया कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। किसी को घूमना पसंद है आप घूमिए, किसी को भाई टहलना पसंद है आप टहल सकते हो, किसी को गाना पसंद है गाना सुन सकते हो, किसी को मूवी देखना पसंद है 10 मिनट के लिए। लगातार बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, जब आप लेक्चर देखो तभी पढ़ो, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग कैसे बांधे रखना है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत बीच बीच में बोलूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो। समझ आ रहा है ना, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। और आप लोग जब पढ़ो तब भी ये नहीं कि भाई 4 घंटा लगातार बैठे हुए हो। देखो भाई, आप लगातार 1 महीना 2 महीना पढ़ सकते हो, ये कोई बात नहीं। आप लगातार अगर डेली पढ़ोगे फिर भी पढ़ सकते हो, आप में है उतना कैपेबिलिटी। होता क्या ना, जब आप बहुत टाइम पीरियड तक, क्योंकि आपको भाई अभी पढ़ना है, जब तक आपका जॉब ना निकले 1-2 साल आपको पढ़ना है, तो क्या होता है एक बार उब लगता है, दिमाग आपका सेचुरेट कर जाता है। सेचुरेट करता तब ना मन ही नहीं कुछ करेगा, मन ही नहीं करता कोई चीज़। तो उसके चले दिमाग को सेचुरेट नहीं करना है। उसको कब सेचुरेट हो जाए, जब आप उसको ये फील कराए कि भाई बहुत तुम पढ़ रहे हो, बहुत तुम पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई को आप काम मत लेके चलिए, पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके चलिए आप। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, 1 घंटा पढ़े, फिर थोड़ा सा गैप उठे, थोड़ा पानी पी लिए, या फिर एक गाना सुन लिया, फिर थोड़ा सा मल्टीमीडिया देख लिया। लेकिन नहीं, उससे आदी नहीं होना, कुछ देख लिए अपना पसंद का, फिर किसी से बात कर ली, सबसे अच्छा चीज़ है। मम्मी लोग से, भाई लोग से, फ्रेंड लोग से थोड़ा बहुत बात कर लिए, क्या हो रहा भाई, थोड़ा सा बात कर लिए, फिर आ गए बेड में अपना, फिर पढ़ने लगे। ऐसा कुछ उससे क्या होता है ना, आपके दिमाग को रिलैक्स मिल जाएगा कि भाई चलो कुछ नहीं काम किया, एक तरह से रिफ्रेश जैसे होता ना, आप रिफ्रेश कर लो। लगातार पढ़ते जाओ, पढ़ते जा रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा एक टाइमिंग के बाद। अच्छा लंबा टाइम हो सकता है, किसी को 7-8 घंटा बाद ही अजीब लगता होगा, और किसी को 2-3 महीना बाद अचानक सेचुरेट हो जाता है, फिर वो 8-10 दिन पढ़ता ही नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है सर बहुत ज़्यादा पढ़े, अब तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, कितना ट्राई करे तब वो क्या करता है, घूमने जाता है। ऐसा अगर कर भी जाता है ना, फिर भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आप कहीं अच्छी जगह चल जाओ घूमने के लिए, पार्क वगैरह, या फिर कहीं अच्छा फॉल वगैरह, वाटरफॉल, मंदिर वगैरह चल जाए। अच्छा मंदिर लोकल में नहीं, जहाँ दार्शनिक स्थल लोगों आता है वहाँ चल जाइए। हो सकता है और कहीं तो दादा नाना, अगर हॉस्टल में रहो तो मामा पापी से मिलने जाइए, मम्मी पापा से जो सामने आपका है, जिससे आप 1 दिन में आ जाओ, 1 दिन रह भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उससे जब जाओगे ना तो थोड़ा कॉन्टैक्ट वगैरह होगा, बात वगैरह हो, घूमोगे तो आपको फिर से रिस्टोर हो जाकर आपको फिर से मन लगेगा पढ़ने में। ये सारा चीज़ करना जो मैं किया हूँ उसी चीज़ लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल इंजीनियर्स। बाय बाय।